हमारे बीच एक विषय है। तो ये जो एक कल्पना के साथ ये विषय रखा गया है, इसका संबंध हमारे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन से है। भारत की जो ज्ञान दृष्टि है वह सुदूर अतीत से चली आ रही है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते, यह वह देश है जो ज्ञान से बढ़कर के किसी अन्य तत्व को पवित्र नहीं मानता। और इस तात्पर्य में जब श्री कृष्ण अर्जुन को यह संदेश देते हैं तो उसका अर्थ यह है कि हमने ज्ञान की जो अबाध धारा है उसको न केवल निरंतर परिवर्तमान, निरंतर नव संस्करण किया है, वरन उसे हस्तांतरित करने की भी एक व्यवस्थित परिपाटी है। ये दुर्भाग्य रहा कि हमारी उस परिपाटी पर निरंतर आघात पहुंचाया गया। हम आत्म सशंकित की स्थिति में आ गए, आत्म गौरव को हम खोते चले गए। यह वह दौर है जबकि हम लोग पुनः आत्म स्वाभिमान के साथ हमारी उस ज्ञान परंपरा के उत्विकास से हम लोग जुड़ रहे हैं। क्या परिवार जीवन, क्या समाज जीवन, क्या राष्ट्र जीवन और क्या विश्व जीवन, ऐसा कोई आयाम नहीं है जो हमारे शैक्षिक परिदृश्य का हिस्सा न रहा। शिक्षा वह है, ज्ञान वह है जो मुक्त करे, सा विद्या या विमुक्त है। इस तात्पर्य में भारतीय ज्ञान परंपरा पर बात करना लौकिक से जोड़ने के साथ साथ पारलौकिक संदर्भ में देखें तो संपूर्ण रूप में मुक्ति का मार्ग प्राप्त हो, इस दिशा में ले जाना है। सही ज्ञान वही है जो अंतर्बाह्य बंधन से मुक्त करता है, जो हमारी सीमित दृष्टि से हमें मुक्त करता है। और इस अर्थ में वसुधैव कुटुंबकम की जो व्यापक अवधारणा है वो संकेत देती है कि यह जो ज्ञान जो है वो निर्बाध गति से संपूर्ण विश्व में पहुंचे। एक बार आप ज्ञानी को कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान जो है वह समस्त दिशाओं, समस्त गतिविधियों से मुक्त होकर के प्रवाहित होता है और निरंतर अद्यतन होता रहता है। भारत ने सदियों पूर्व ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, धर्म अध्यात्म के क्षेत्र में, शिक्षा संस्कृति के क्षेत्र में, साहित्यिक संवेदना और कला सौंदर्य के क्षेत्र में जो कुछ भी किया है, आज विश्व वाङ्मय की धरोहर बन चुका है। हमारा संकट यह है कि हम पश्चिम के ग्रंथों या पश्चिम के विद्वानों को पहले उद्धृत करते हैं, जबकि होना यह चाहिए कि हमारे ऋषियों ने, वो चाहे कणाद हो, चाहे चरक हो, चाहे सुश्रुत हो, चाहे वराहमिहिर हो, ऐसे जितने भी ऋषिक व्यक्तित्व हैं, उन्होंने क्या कहा है पहले उसको देखिए और उसका रूपांतरण पश्चिम ने अपने ढंग से किस तरह से उसको स्वायत्त करने की चेष्टा की, यह सब भी हमारे सामने हो। यह सुखद है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आने के बाद भारतीय ज्ञान परंपरा के ऐसे तत्वों पर पुनर्विचार और पुनरावलोकन के लिए हम लोग सन्नद्ध हुए हैं। और इस दौर में प्रत्येक विषय में, वो चाहे बायोटेक्नोलॉजी हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, कंप्यूटर साइंस ही क्यों ना हो, प्राणी शास्त्र हो, फार्मेसी के लोग बैठे हुए हैं, फार्मेसी का क्षेत्र क्यों ना, हम पहले उसको सोचें, उस विषय को सोचें कि जो हमारे यहाँ पर शाश्वत ज्ञान परंपरा का अंग रहा है, और उसके बाद अद्यतन ज्ञान विज्ञान की तरफ आगे बढ़े। हमारा बहुत कुछ ऐसा शास्त्रगत ज्ञान है, बहुत कुछ ऐसा लोक परंपरा में अनुगुंजित ज्ञान है जो इस समय में भी न केवल प्रासंगिक है, वरन सदियों सदियों तक वह प्रासंगिक बना रहेगा। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, इस सूत्र को ध्यान में रखते हुए इस विषय की आधारशिला रखी गई। हमारा जो ज्ञान का प्रवाह है यह केवल और केवल क्या भारत के लोगों के लिए है या केवल भारतवंशियों के लिए है, ऐसा नहीं है। संपूर्ण विश्व इसके माध्यम से नव चेतना प्राप्त कर सकता है। आज दुनिया के तमाम देशों में योग की अनुगूंज है। आज दुनिया के तमाम देशों में आयुर्विज्ञान और उससे संबंधित विभिन्न विषय पहुंच चुके हैं। हमारा जो सौंदर्य शास्त्र है वह अलग अलग हिस्सों में पहुंच चुका है। चीन के लोग जब रविंद्र का सम्मान कर रहे थे तो वे याद कर रहे थे कि ये उस भूमि से आए हैं जिस भूमि ने हमको सर्वप्रथम दर्शन दिया। चीन में जब रविंद्र का वहां पर सम्मान समारोह हो रहा था तो वहां
वहाँ के स्थानीय लोगों ने जो सम्मान पत्र लिखा था वो हमारे लिए धरोहर है। हम भले ही आत्मसशंकित हों, लेकिन दुनिया सशंकित नहीं है। वो संकेत करते हैं कि यह वह देश है जिस देश ने सबसे पहले हमको ज्ञान के नए प्रवाह के साथ, वो चाहे बुद्ध के माध्यम से हो, बुद्ध के अनुवादक उज्जैन में बैठे हुए थे। आप सोचिए कि उज्जैन से बौद्ध ऋषिगण गए और उन्होंने जो शास्त्र वहां पर पहुंचाए वो तिब्बत, मंगोलिया, इधर चीन और कोरिया, जापान तक चले गए। और उन्होंने जिन ग्रंथों को वहां पर पहुंचाया उसके आधार पर नया चीन खड़ा हुआ, नया कोरिया खड़ा हुआ। हम हैं कि ऐसे जो ज्ञान के कोश हैं उनके प्रति निरुत्साहित दिखाई देते हैं। मुझे कहते हुए गौरव का अनुभव होता है कि विक्रम विश्वविद्यालय में सिंधिया प्राच्य विद्या शोध प्रतिष्ठान दुनिया का अद्भुत संग्रह है। डॉक्टर रमन सोलंकी इस बात की ताकीद करेंगे कि हमारे यहाँ पर जो पुरातात्विक संग्रहालय है उसमें जो अभिलेख है, उसमें जो मुद्राएं हैं जो रामचंद्र ठाकुर जी के द्वारा अर्पित की गई हैं, उनके माध्यम से संपूर्ण विश्व का नया इतिहास लिखा जा सकता है। ज्ञान परंपरा का इतिहास लिखा जा सकता है, हमारी उपलब्धियों का अभिनव इतिहास लिखा जा सकता है। यह जो ज्ञान परंपरा है ये ज्ञान और प्रज्ञा का प्रतीक है। यह लौकिक और पारलौकिक जीवन को जोड़ती है। ये कर्म और त्याग के मध्य सेतु बनाती है। ये भोग और उस लोक के साथ तादाद में के बीच समन्वय स्थापित करती है। आप देखिए कि ये ऐसा कौन सा दुनिया का देश होगा जिसमें प्रथम वाणी ही दिव्या हो। भारत की जो प्रथम वाणी है ऋग्वेद, वो अपने आप में दिव्य है, ज्ञान का अक्षय स्रोत है। और इसमें नैतिक जीवन, भौतिक जीवन, व्यावहारिक जीवन और बौद्धिक मूल्य सब कुछ संकेंद्रित होते हुए हमें दिखाई देते हैं। वो हमें विनम्रता, सत्य, अनुशासन का पाठ सिखाता है। वो हमें इस दुनिया और दुनिया के इस व्यापक ब्रह्मांडीय संदर्भ के साथ भी हमें जोड़ता है। और इस तात्पर्य के साथ क्या लालित्य तत्व, क्या व्याकरण, क्या भाषा शास्त्र, क्या ज्ञान की महत्वपूर्ण दिशाएं, गणित। आप देखिए शुद्ध सूत्र वहीं से निकल करके आता है। जब वेदिका का निर्माण करेंगे तो बिना गणित के होगा ही नहीं, बिना रसायन के। वो जो धूम ज्योति जा रही है, जो धूम प्रज्वलित होता हुआ उस अग्नि से निकलता हुआ आसमान तक जा रहा है, वो तो अपने आप में पूरी की पूरी रसायन और भौतिक विद्या है। तो ऐसे तमाम तत्वों को लेकर हमें आत्मसजग होने की आवश्यकता है। और मैं यह कहना चाहूँगा कि संपूर्ण वैदिक वाङ्मय और परवर्ती दौर पे उत्तर वैदिक काल में विकसित होते हुए तमाम वेदांत, पुराण, ये सब कुछ विश्वकोश है भारतीय ज्ञान। हम जितना इसमें प्रवेश करें उतने नए नए तत्व प्राप्त करें। क्या विष्णु धर्मोत्तर के गुना वास्तु और देवालयों की बात हो सकती है? क्या बिना अग्नि पुराण के हम लोग शिल्प की बात कर सकते हैं, कला सौंदर्य की बात कर सकते हैं? तो ऐसे तमाम संदर्भों के साथ जुड़कर यह जो विषय रखा गया है वो इसी दृष्टि से है कि हम पोथीबद्ध ज्ञान और वाचिक ज्ञान जो लोक और जनजाति समुदाय में निरंतर प्रवहमान है उसको न केवल देखें, पुनरावलोकन करें, वर्तमान दौर के साथ उसकी जो स्थायी काल जीता है उसके साथ अंतर संबंधों को तलाशें और एक नए प्रकार की भारत, नए प्रकार के विश्व का निर्माण करें जो बिना भारतीय ज्ञान प्रणाली के संभव नहीं होगा। आप सभी पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार शर्मा जी। आत्मसंशय के दौर से निकलकर स्वाभिमान और आत्मसम्मान की बात को आपने बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से हमारे सामने रखा और ये बताया कि भारतीय ज्ञान परंपरा में कितना कुछ मूल्यवान है जिसे आज फिर से देखने की, परखने की आवश्यकता है। और यदि हम अपनी इस भारतीय ज्ञान परंपरा की विभिन्न बिंदुओं को बहुत अच्छे ढंग से संसार के सम्मुख रखेंगे तो निश्चित रूप से भारत जो कभी विश्व गुरु कहलाता था वो आज भी विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर होगा। बहुत धन्यवाद आपके इस बीच वक्तव्य के लिए। अब हम अपने सम्मान समारोह की गतिविधि को आरंभ करने जा रहे हैं। अक्षर वार्ता शिखर सम्मान जो कि इस संस्था के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है,
इस सम्मान से दो अनन्य विभूतियों को हम यहाँ पर समलंकृत करेंगे। श्री राजेश सिंह कुशवाहा जो थोड़ी देर में हमारे बीच होंगे, हम उस समय उनका सम्मान करेंगे। हमारे बीच श्रीमती जय वर्मा जी हैं। हम अक्षर वार्ता शिखर सम्मान से आपको सम्मानित करने जा रहे हैं। हम पंचासीन समस्त विद्वज्जनों से निवेदन करेंगे कि वे श्रीमती जय वर्मा जी को सम्मान पत्र तथा शील्ड अर्पित कर अक्षर वार्ता शिखर सम्मान से अलंकृत करने का कष्ट करें। एक प्रवासी साहित्यकार के रूप में जय वर्मा के पास बहुत सारी उपलब्धियां हैं। वे एक बहुत अच्छी कवि हैं, कथाकार हैं, निबंधकार हैं। इसके साथ ही पूर्वाई जैसी अत्यंत महत्वपूर्ण साहित्यिक पत्रिका की भी एक संपादिका हैं और यह पत्रिका निरंतर ब्रिटेन से प्रकाशित होती है। यह पत्रिका काफी साहित्य को प्रकाशित करती है, बल्कि इस पत्रिका के माध्यम से संपादिका ने पत्रकारिता की दुनिया में अपनी एक खास पहचान बनाई है। श्रीमती जय वर्मा के व्यक्तित्व और कृतित्व पर बहुत सारे ग्रंथों का प्रकाशन हुआ है, बहुत सी पत्रिकाओं ने अपने महत्वपूर्ण विशेषांक भी निकाले हैं। तो ऐसी अनन्य विभूति को सम्मानित कर सचमुच हम अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करते धन्यवाद। इसके साथ ही हम अक्षर वार्ता अंतरराष्ट्रीय अवार्ड 2024 के वो प्रक्रिया भी आरंभ करने जा रहे हैं। हमारे जैसा कि अभी बैरागी जी ने बताया था, 30 लोगों का हम यहाँ सम्मान करने जा रहे हैं। सभी लोग यहाँ उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। जो लोग यहाँ पर पधारे हैं, हम उन सभी को क्रमशः यहाँ आमंत्रित करेंगे और समस्त अतिथियों से वे हमारे इन सम्मान पुरुषों का सम्मान करें। सर्वप्रथम आमंत्रित हैं डॉक्टर अनामिका द्विवेदी। डॉक्टर अनामिका द्विवेदी अगर यहाँ हैं तो पधारें। आप ऊर्जा उत्तर प्रदेश से हैं। दूसरे सम्मानित व्यक्ति हैं डॉक्टर दीप शिखा जो कि अलीगढ़ से हैं। आप हैं क्या यहाँ पर? तीसरे डॉक्टर रोशनी जो कि नरसिंहपुर मध्य प्रदेश की हैं। डॉक्टर रोशनी आप बाराड़ा प्रताप शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गाडरवाड़ा नरसिंहगढ़ में पदस्थ हैं, हिंदी की अध्यापिका हैं। हम आपको मंच पर आमंत्रित करते हैं और सभी विद्वज्जनों से निवेदन करेंगे कि आपका सम्मान करें। इस सम्मान के क्रम में आपको अंग वस्त्र प्रदान किया जाएगा, शील्ड पदक भी प्रदान किया जाएगा, प्रशस्ति पत्र आपको अर्पित करेंगे और साथ ही अगले 6 महीनों तक आप अक्षर वार्ता पत्रिका के संपादक मंडल में स्थान प्राप्त करेंगी। उसका प्रमाण पत्र भी हम आपको अर्पित करने जा रहे हैं और साथ ही संगोष्ठी की सहभागिता का प्रमाण पत्र भी आपको प्रदान किया जाएगा। डॉक्टर रोशनी का सम्मान होने जा रहा है। श्री सुनील कुमार सिंह बिहार से हैं। श्री सुनील कुमार सिंह मोतिहारी बिहार से आप हमारे बीच पधारे हैं। आप जनसंचार विभाग महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी में शोध अध्येता है। श्री सुनील कुमार सिंह। भैया आप इतने लोग खड़े हो जाओगे तो देखोगे नहीं, प्रेस वाले को छोड़ के बैठ जाओ। अगले सम्मानित व्यक्तित्व हैं वर्षा कुमारी जो कि नालंदा बिहार से हमारे बीच है। फोटो खींचना यार अच्छे से। इसके बाद अच्छा से फोटो खींचना। सरकार ही है क्या? हाँ सरकार का। तो मेरा फोन थोड़ा ऐसे ही है यार। वर्षा कुमारी उपस्थित है, कृपया मंच पर आए। वर्षा कुमारी हिंदी की शोध अध्येता है। नव नालंदा महाविहार अंतरराष्ट्रीय
विश्वविद्यालय नालंदा बिहार में आप हिंदी की अध्येता हैं। वर्षा कुमारी जी के बाद आमंत्रित हैं नीलू सिंह, जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय से हमारे बीच आई हैं। डॉक्टर पूनम पांडे अयोध्या से हमारे बीच हैं। डॉक्टर संतोष पाटीदार, डॉक्टर संतोष पाटीदार आमंत्रित हैं। आप चमेली विधि संस्थान इंदौर में प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हैं। आप प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी अपने विद्यार्थियों को तैयार करते हैं और आपके बहुत सारे विद्यार्थी अनेक महत्वपूर्ण पदों पर राज्य शासन और केंद्रीय शासन में। डॉक्टर संजय कुमार रांची झारखंड से हमारे बीच हैं। हम उन्हें आमंत्रित करते हैं सम्मान के लिए। डॉक्टर कृष्णराज सिंह, हाँ डॉक्टर संजय कुमार के बाद डॉक्टर कृष्णराज सिंह, श्रीमती गोमती देवी, छोटीलाल मित्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रयागराज से आप संबद्ध हैं। वहां पर आप सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हैं। डॉक्टर मीनू शुक्ला, हम आमंत्रित करेंगे डॉक्टर मीनू शुक्ला जी को। डॉक्टर मीनू शुक्ल नवसंबद्ध विधि महाविद्यालय उज्जैन में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। हम आपको सम्मान अर्पित करने जा रहे हैं। डॉक्टर नीता तिवारी, नीतू तिवारी, डॉक्टर नीतू तिवारी एमबी खालसा विधि महाविद्यालय इंदौर में आचार्य के पद पर प्रतिष्ठित हैं। आपका सम्मान करने जा रहे हैं। डॉक्टर रश्मि राय कुमार रांची से हमारे बीच हैं। डॉक्टर अरुण कुमार सिंह आजमगढ़ से हैं। डॉक्टर शैलेंद्र कुमार छतर सिंह चौधरी, आप सूरत गुजरात से हैं। मोहनी ग्राम सूरत गुजरात के एक विद्यालय में आप शिक्षक के रूप में पदस्थ हैं। डॉक्टर शैलेंद्र कुमार छत्र सिंह चौधरी, आपको हम सम्मानित करने जा रहे हैं। डॉक्टर सोनिया रानी झारखंड रांची से। डॉक्टर शहनाज महमूद शाह सैयद, आप शामली महाराष्ट्र से हमारे बीच हैं। डॉक्टर उमेश कुमार शर्मा सीतामढ़ी बिहार। ये फायदा है। डॉक्टर दिनेश राम उत्तराखंड। डॉक्टर नील में प्रधान। डॉक्टर मंजू जयपुर से। डॉक्टर मंजू चौहान बीकानेर राजस्थान। डॉक्टर प्रियंका जैन धार से। डॉक्टर प्रियंका जैन शासकीय महाविद्यालय बनावर धार में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत है। हम आपको सम्मानित करने जा रहे हैं।
जबरदस्त। डॉक्टर प्रियंका भट्टेवरा जैन, श्री नीतीश कुमार धर्मशाला से हैं, डॉक्टर ब्रजेश खेर, खेर नहीं चलेगा। सम्मान के इस क्रम में हम आमंत्रित करते हैं डॉक्टर ब्रजेश खेर को। आप भारतीय महाविद्यालय उज्जैन में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हैं। हाँ बेटा। डॉक्टर श्रीकांत मिश्र अनूपपुर से, डॉक्टर श्रीकांत मिश्र शासकीय महाराजा मार्तंड महाविद्यालय कोतमा, जिला अनूपपुर, मध्य प्रदेश में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत है। हम सम्मान करते हैं आपका। डॉक्टर बबीता यादव, डॉक्टर बबीता यादव सादर आमंत्रित हैं। आप नवसंबद्ध विधि महाविद्यालय उज्जैन में कला संकाय में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हैं। डॉक्टर बबीता यादव जी, DMS मधुभाषिणी सुगंधी, दिल्ली विश्वविद्यालय से। डॉक्टर प्रीति मुजफ्फरपुर से। डॉक्टर नीता कुमारी औरंगाबाद, बिहार। प्रोफेसर मोहनपुरी राजगढ़ से। प्रोफेसर मोहनपुरी राजगढ़ से आप हिंदी के प्राध्यापक हैं। हम आपका सम्मान करने जा रहे हैं। इसी क्रम में हम आमंत्रित करते हैं डॉक्टर BN मालवी जी को, जो कि बाल कृष्ण शर्मा नवीन महाविद्यालय शाजापुर में हिंदी प्राध्यापक के रूप में कार्यरत है। हम आपको भी सम्मानित करने जा रहे हैं डॉक्टर मालवी जी। लेकिन ये कविवर बेचैन के रूप में प्रसिद्ध। हाँ महाविद्यालय में बेचैन ही कहते हैं। ये बेचैनी जो है मानवता के कल्याण की। इस अवसर पर हौसा, जो कि विक्रम विश्वविद्यालय की हिंदी अध्ययनशाला की शोधार्थी रही है, उन्होंने वहीं से अपना शोध कार्य द्वारा पुस्तक इलेक्ट्रॉनिक हिंदी पत्रकारिता का लोकार्पित करें। डॉक्टर रूपा भावसार वर्तमान में नर्मदापुरम में हिंदी की प्राध्यापक है। दर्शन शास्त्र, जनसंचार, और इसके बाद आपने हिंदी में ही MPhil तथा PhD की उपलब्धि की। इसके साथ ही आप अनेक महत्वपूर्ण साहित्यिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं और अनेक संस्थाओं के द्वारा आपको सम्मानित भी किया गया है। तो हम निवेदन करेंगे समस्त मंचा से कि वे इलेक्ट्रॉनिक हिंदी पत्रिका इस पुस्तक को लोकार्पित करें। और डॉक्टर रूपा भावसार ने हिंदी अध्ययनशाला विक्रम विश्वविद्यालय से ही PhD का शोध कार्य संपन्न किया है, प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार शर्मा जी के मार्गदर्शन में। अरे वो दूसरे का नाम का वर्ड था यार।
फोटो भेजो तुम तो अक्षर वार्ता के नवीनतम प्रकाशित नवंबर अंक का विमोचन भी समस्त अतिथियों से करने का आग्रह है। अक्षर वार्ता का सद्य प्रकाशित नवंबर अंक वह भी माननीय अतिथियों के द्वारा विमोचित होने जा रहा है। बताना 10 साल पहले हमने जब प्रोजेक्ट करा था कंफर्म इस सम्मान आयोजन के उपरांत हम पुनः अपने मूल विषय शोध संगोष्ठी की ओर प्रस्थान करते हैं। बीच वक्तव्य के उपरांत हम सर्वप्रथम आमंत्रित करेंगे देश के सुविख्यात पुराविद तथा इतिहासकार डॉक्टर रमण सोलंकी जी को। वे आए और इससे पहले कि मैं रमण सोलंकी जी को यहाँ आमंत्रित करूं, एक और पुस्तक का लोकार्पण मंचासीन अतिथियों से करने का निवेदन है। रश्मि पद जो कि कविता संग्रह है और उसके लेखक हैं डॉक्टर संजय कुमार जो कि अध्यक्ष हैं हिंदी विभाग में YBN विश्वविद्यालय रांची झारखंड। हम डॉक्टर संजय कुमार जी को मंच पर पुस्तकों के सहित आमंत्रित करते हैं और साथ ही मंचस्थ विद्वानों से निवेदन करेंगे कि वे इस पुस्तक को लोकार्पित करने की विधि को संपन्न करें। रश्मि पद जो कि आपकी द्वारा लिखी हुई कविताओं का एक संग्रह है। हमारी पत्रिका जरूर सुने आप। हमारी पत्रिका है उसमें तो तात्पर्य क्या हुआ ऐसे वो किताब कहाँ जा रहा है शर्मा जी का समय कहाँ मिला छापा में अलग से आप चलेंगे विदेश चलेंगे अभी जमा कराएंगे चल रहा है प्लानिंग तो जनवरी में भारतीय ज्ञान परंपरा वर्तमान प्रासंगिकता साहित्य शोध एवं संस्कृति तथा विभिन्न विषयों के वैश्विक परिप्रेक्ष्य में इस संगोष्ठी सत्र के प्रथम वक्ता के रूप में हम आमंत्रित कर रहे हैं देश के सुविख्यात पुराविद और इतिहासकार डॉक्टर रमण सोलंकी जी को। वे आए और अपना वक्तव्य प्रदान करें। डॉक्टर सोलंकी। नमस्कार। मंचासीन माननीय राज्यसभा सदस्य श्रद्धेय बाल योगी उमेशनाथ जी महाराज इसी चरणों में नमन करता हूँ। मंचासीन कार्यकर्ता माननीय अध्यक्ष महोदय श्रद्धेय कुलगुरु प्रोफेसर अर्पण भारद्वाज जी, विक्रम विश्वविद्यालय के माननीय कुलानुशासक, विश्व में राष्ट्रभाषा हिंदी को लग जगाने वाले ऐसे प्रोफेसर शैलेश शर्मा जी, ललित कला अध्ययनशाला के माननीय विभागाध्यक्ष डॉक्टर जगदीश शर्मा जी, अंतर्राष्ट्रीय लेखिका हमारे बीच उपस्थित है जया वर्मा जी, आदरणीय प्रोफेसर हरीश व्यास जी, अक्षर वार्ता के प्रमुख आदरणीय मोहन जी बैरागी, उपस्थित विद्वत बंधुओं, मातृशक्ति, एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आज हमारे बीच अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी है। भारतीय
एक शब्द है, परंतु यह समाहित है सनातनी परंपरा में, और सनातनी परंपरा की ज्ञान परंपरा अक्षुण्ण है। अति प्राचीन काल से संपूर्ण ब्रह्मांड पर ज्ञान परंपरा का जो दिव्य दृष्टि भारतीय धरा से उत्पन्न होकर संपूर्ण धरा पर फैलती है, तो ज्ञान परंपरा वर्तमान में प्रासंगिक हो, यह महत्वपूर्ण विषय है। ज्ञान परंपरा तो हमारे पास अति प्राचीन काल से है, किंतु वर्तमान में प्रासंगिकता क्या है उसकी, इस विषय को लेकर यह महत्वपूर्ण संगोष्ठी हमारे बीच में। किसी भी विषय का मेरा नाम है शोध अध्यता हो, जिनमें पुरातत्व का छात्र हूं, लगभग भारतीय ज्ञान परंपराओं को एक संग्रहालय में देखा जा सकता है, किंतु उसके लिए भी हमें विषय की आवश्यकता होती है। एक संक्षिप्त विषय आपके बीच में रख के अपनी बात समाप्त करूंगा। विद्वान मंच पर उपस्थित हैं। हमारे क्षेत्र में एक स्थान है जो भारतीय ज्ञान परंपरा के लिए और वर्तमान प्रासंगिकता के लिए बहुत जाना जाता है। आप लोग उपस्थित हैं, कितने लोग डोंगला गांव को जानते हैं? एक हाथ, दो हाथ खड़े हुए हैं। डोंगला नामक एक गांव है जो उज्जैन परिक्षेत्र में आता है। अति प्राचीन काल से जब पृथ्वी पर कर्क रेखा दिखाई देने लगी पृथ्वी के साथ में, भूमध्य रेखा दिखाई देने लगी पृथ्वी के साथ में, और जो हमारी घड़ी हमारे हाथ में है, इस पर शून्य रेखा अंग्रेजों की दास्ता के साथ प्रारंभ हुई। अंग्रेजों के पहले जब फ्रांस का वर्चस्व था, तो एक कर्क रेखा को केंद्रित कर लिया था फ्रांस ने, और 1888 के पूर्व काल गणना की जाने लगी। जबकि अति प्राचीन काल से भारत के ही संवत देश विदेशों में जाने जाते थे। युधिष्ठिर संवत महाभारत काल में युधिष्ठिर के द्वारा हमारे सामने लाया गया। उज्जैन के न्यायप्रिय सम्राट विक्रमादित्य के द्वारा 57 BC में 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत हमारे बीच में लाया गया है। गुप्त काल में 319 में, हर्षवर्धन काल में, राजा भोज के काल में, उत्तरोत्तर जितने शासक हुए उन्होंने अपनी पताका फहराते हुए भारतीय संवत को प्रारंभ किया। यह हमारी ज्ञान परंपरा का एक उदाहरण है। किंतु अंग्रेजों ने जहां पर सूर्य की कोई किरणें नहीं आती हो, एक टापू के ऊपर जिसको रात को 12 बजे घड़ी बदल जाती है, ग्रीनविच रोड डेवलप किया, जो कोसों दूर है उज्जैन से। रात को 12 बजे घड़ी बदल जाती है, हमारी काल गणना शून्य कर दी जाती है। सूर्य उदय और सूर्यास्त यह भारतीय परंपरा है, किंतु वर्तमान प्रासंगिकता डोंगला गांव से किस प्रकार से देखी जाती है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी उस डोंगला गांव के न्यास ही है, और उस न्यास का मैं सचिव होने के नाते अपनी बात आपके बीच में संक्षिप्त 5 मिनट में समाप्त करूंगा। डोंगला अंतरराष्ट्रीय काल गणना का केंद्र कैसे बना? 1972 के आसपास माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। विक्रम विश्वविद्यालय के पुरानी पद्मश्री विष्णुधर वाकड़कर साहब को पद्मश्री से नवाजा गया। ये एक सौभाग्य था विक्रम विश्वविद्यालय का, एक संघ के प्रचारक को देश ने आमंत्रित किया और पद्मश्री से नवाजा। यह घटनाक्रम था 1957-58 के आसपास हुए भीमबेटका उत्खनन का। उसी उत्खनन के दौरान एक घटनाक्रम डॉक्टर वाकड़कर को प्राप्त होता है कि उज्जैन के अक्षांश और देशांतर में परिवर्तन आया है। खगोलीय घटनाक्रम था। अंतरराष्ट्रीय एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी बेंगलोर से उपग्रह चित्र बुलाए गए, और वहां पर यह देखा गया कि उज्जैन के अक्षांश और देशांतर में वाकई परिवर्तन है। तो यह परिवर्तन 5000 वर्ष में आता है, ऐसा जाना गया। उज्जैन में शांतिमणि गुरु का आश्रम है। अपने सखा के साथ, अपने बड़े भाई के साथ कृष्ण उज्जैन में विद्या अध्ययन हेतु हुआ। 64 दिन तक उज्जैन में रहे, 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया, 14 विधाओं का ज्ञान प्राप्त किया। इन सारे
ज्ञान के अंतर्गत कालगणना कहीं भी दिखाई नहीं देती। इसलिए गुरु शांतिपनी ये जानते थे कि ये मेरा शिष्य भगवान का अंश है, इसलिए कालगणना को जान लिया जाए। 5000 वर्ष पूर्व कालगणना को जाना गया। कृष्ण अपने मित्र सुदामा के साथ उत्तर की ओर जाते हैं और कालगणना ग्राम नारायणा में खोलते हैं। आज भी वहां पर 2 लकड़ी के गट्ठर शंकु यंत्र के रूप में रखे हुए। ये वर्तमान प्रासंगिकता है कि हम जाकर देख सकते हैं कि नारायणा गांव में 2 लकड़ी के गट्ठर शंकु यंत्र के रूप में उपस्थित है। डॉक्टर वाकणकर बेंगलोर की एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी से उपग्रह से लेकर चित्रों से खोजते हैं, नारायणा के पैरेलल डोंगला गांव मिलता है। 5000 वर्ष बाद पुनः वो घटना दोहराई जाती है। नारायणा, डोंगला और उज्जैन, ये ट्रायंगल में आता है उज्जैन। नारायणा उत्तर में 30 किलोमीटर 15 मिलीमीटर का डिफरेंस आता है कालगणना में। वो उज्जैन में, उज्जैन का आज अक्षांश और देशांतर 23-11 अक्षांश है। हमने बचपन से पढ़ा है कि पृथ्वी 23.5 अक्षांश पर झुकी हुई है, तो 23.5 अक्षांश पर सूर्य की किरणें जाना चाहिए। 23.5 अक्षांश पर सूर्य की किरणें न जाते हुए 23-26 अक्षांश पर सूर्य की किरणें जाती है। तो 23-26 अक्षांश वाला जो स्थान है, आज से 5000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण द्वारा पूजा गया नारायणा है। 5000 वर्ष बाद पुनः उस स्थान को डॉक्टर पद्मश्री वाकणकर द्वारा पूजा गया और वह स्थान है डोंगला। अब वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता यह है कि उज्जैन का अक्षांश 23-11 है और डोंगला का अक्षांश 23-26 है। यानी कि पृथ्वी का अंतिम उत्तर का ध्रुव जो है 23-26 डोंगला गांव में आता है। तो 23-26 पर हम कालगणना करके विश्व को दिखा सकते हैं कि हमारा जो ज्ञान है कालगणना को लेकर वो ओरिजिनल है, डुप्लीकेट ग्रीनविच की तरह नहीं है। 1732 में सवाई जय सिंह उज्जैन में सूबेदार बनकर आता है मुगलों का, तब वो 5 पेज ऑब्जर्वेटरी जंतर मंतर बनाता है। उज्जैन का पहला जंतर मंतर आप और हम सब देखते हैं। दिल्ली, बनारस, मथुरा और जयपुर के जंतर मंतर हमारे सामने आते हैं। इन 5 जंतर मंतर के निर्माण भी उज्जैन से 1732 में किए गए। आज हमारे बीच में उज्जैन का जंतर मंतर अपने कालगणना के लिए जाना जाता है। महाकाल वन परिक्षेत्र में डोंगला ग्राम आता है। उज्जैन में शंकु यंत्र है, भास्कर यंत्र है, दिग्गज यंत्र है, सम्राट यंत्र है, नाड़ी वाला यंत्र है। ये 23 सारे यंत्र डोंगला में बना दिए गए माननीय महाराष्ट्र मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के द्वारा। ये हमारा ये सौभाग्य का विषय है कि वर्तमान में जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो कालगणना के लिए गहन चिंतन करते हैं। मध्य प्रदेश ही एक ऐसा क्षेत्र नहीं है पूरे भारत में सतह पर रखने वाला। आपने जहां भी देखे होंगे जो भी टेलीस्कोप लगे हैं वो सब पहाड़ियों पर लगे, चाहे नैनीताल हो या पचमढ़ी में लगे हो। किंतु उज्जैन की ग्राम डोंगला में सतह पर लगने वाला टेलीस्कोप जो अमेरिका से बुलाया गया है 15 मिलीमीटर का है, 80 फीट ऊंचाई पर मीनार लगाकर उसको बनाया गया है, वहां आप जाकर देख सकते हैं। जो 10 सैटेलाइट से सीधा सीधा कनेक्ट है और आज की स्थितियों को दिखाता है। सैटेलाइट सीधे 10 उससे कनेक्ट है, सीधा कंप्यूटर पर चित्र दिखाता है उपग्रह में क्या चल रहा है, वो सारा हमें डोंगला में। डोंगला यहाँ से मात्र 30 किलोमीटर है। हम 30 किलोमीटर देखेंगे उज्जैन से उत्तर की ओर 30 किलोमीटर डोंगला ग्राम दिखाई देता है। 30 किलोमीटर भी इसलिए कि उज्जैन 23-11 पर है और 23-26 पर जो अंतर 15 किलोमीटर 15 मिलीमीटर का आ रहा है, 1 मिलीमीटर 2 किलोमीटर का होता है, इसलिए 30 किलोमीटर डोंगला गांव हम उज्जैन स्वतः दिखाई देता है। इतने सारे प्रमाण, जिस प्रकार से मैं पुरातत्व के छात्र हूं, बिना प्रमाण की कोई बात नहीं करता हूं, तो हमें कालगणना के सीधे सीधे प्रमाण दिखाई दे रहे हैं। यह है हमारे देश की महत्वपूर्ण कालगणना की जो अंतरराष्ट्रीय चिंतन करने वाली कालगणना उज्जैन से प्रारंभ होती है। इसे सम्राट विक्रमादित्य के 9 रत्न में से एक रत्न द्वारामीर उज्जैन में कालगणना क्या करते थे और वह स्थान तक राजेश्वर महादेव मंदिर नरसिंह घाट पर आज भी है। वहां पर उत्तर की ओर निर्धारित करती हुई जलाधारी दिखाई देती है कि भविष्य में काल निर्धारण होगा तो उत्तर की ओर होगा। यह प्रमाण भी हमारे बीच में प्रस्तुत होता है। वहां पर आचार्य द्वारा विन्यास के द्वारा एक स्मृति स्तंभ लगाया गया है जो 1951 में मैंने स्वयं ने वहां पर काम करके लगाया था। वो आज भी देखने को मिलता है नदी के तट पर कि कालगणना उत्तर की ओर दिखाई देती है। इतने सारे महत्वपूर्ण प्रमाण कालगणना के लिए अब यह कहा जा सकता है कि अंतरराष्ट्रीय कालगणना अगर कहीं से होगी तो महाकाल वन परिषद की डोंगला ग्राम से ही होगी। विषय बड़ा विस्तृत है, मैं अपनी बात को विराम नहीं करता हूं किंतु अल्प विराम देता हूं और अगली बार चर्चाओं में इस बात को पुनः आगे बढ़ाकर
आपसे चर्चा करूंगा। जय हिंद, जय हिंद। बहुत धन्यवाद डॉक्टर रमन सोलंकी जी। भारतीय ब्रह्मांड विद्या और भारतीय काल गणना विज्ञान के विभिन्न संदर्भों को आपने बहुत अच्छे ढंग से हमारे सामने रखा और उसमें उज्जैनी तथा उज्जैनी के विद्वानों ने जो अनथक परिश्रम किया उसको बहुत सुंदर ढंग से आपने रेखांकित किया। चूंकि आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय वाल्मीकि पीठाधीश्वर बालसंत श्री उमेशनाथ जी महाराज, जो कि राज्यसभा की माननीय सांसद हैं, उन्हें शीघ्रता से जाना है, इसलिए हम महाराज जी को बहुत विनयपूर्वक आमंत्रित करते हैं अपने आशीर्वाद के लिए। शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। कुंजितं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कवितां शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। मंचासीन कुलगुरु जी और जया वर्मा जी, शैलेंद्र जी, बैरागी जी और हमारे बाकी सभी अतिथिगण, उपस्थित मातृशक्ति, सभी बंधुओं, आज का प्रसंग भगवान महाकाल को समर्पित है और महर्षि सांदीपनि जी को समर्पित है और उज्जैन में 3.5 काल, 11 रुद्र, 84 महादेव यहाँ विद्यमान है, 2 शक्तिपीठ हैं। हम सभी उज्जैन वासी उनके श्री चरणों में समर्पित हैं। उज्जैन की कण कण की सोच, विचार और धाराएं भगवान महाकाल को समर्पित रहती है। आप सब लोग भारत के अनेकों भूभागों से यहाँ उपस्थित हुए। माननीय शैलेंद्र जी और बैरागी जी के आमंत्रण पर मैं ये मानता हूँ कि भगवान महाकाल की कृपा से ही उज्जैन में आगमन होता है, चाहे कोई भी हो। तो हम सब सौभाग्यशाली हैं कि उज्जैन में भगवान महाकाल के निकट रहते हैं और हमारे जीवन का करोड़ों जन्मों का संचित जो इकट्ठा हुआ जो पुण्य है वो हमको अभिभूत करता है कि हम भगवान के पास रहते हैं। और आप सब लोग भी संचित किया हुआ कुछ पुण्य है जो आप भगवान की नगरी में आकर के यहाँ सम्मानित हो रहे हैं, ऐसा मेरे को महसूस होता है। आज के इस इलेक्ट्रॉनिक युग में बहुत मुश्किल पड़ता है कि मस्तिष्क जो है चिंतनशील हो, क्योंकि जो चेतना है वो चेतना निरंतर इलेक्ट्रॉनिक्स व्यवस्थाओं में उलझती जा रही है और इतनी उलझ गई है कि जब हम अर्ध चेतना में रहते हैं और अर्ध चेतना से हम पूर्ण निद्रा में चले जाते हैं, तब तक भी हम जो है इस इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्थाओं से दूर नहीं हो पाते। और अंतर ये है कि हमारे जो इस देश के अनंत ऋषि मुनि जो हुए उन्होंने बहुत लंबे समय तक रिसर्च किया है। आज के बच्चे 3 साल 4 साल रिसर्च करते हैं और उनको पीएचडी प्राप्त होती है, और हमारे संतों ने बहुत काल तक रिसर्च किया
और इसीलिए उनको रिसर्च की वजह से ऋषि कहा गया। और ऋषि का मतलब और कोई लंबा चौड़ा नहीं है। और उनके रिसर्च से ही हमको जो है इस देश में विभिन्न आचार संहिताएं मिली हैं, मर्यादाएं मिली हैं, शिष्टाचार मिला है और सहिष्णुता मिली है। उसमें हमको 4 वेद भी हुई रिसर्च के अंश हैं, शास्त्र भी, व्याकरण भी, स्मृति भी, पुराण भी और योग वासिष्ठ भी, महारामायण भी, ये सब हमको श्री चर्च का ही प्रसाद है। और इस युग में हम देखें कि हम तो अक्षर से भी बहुत दूर हो गए, हम शब्द से भी बहुत दूर हो गए। हमारे यहाँ कबीर जी लिखते हैं कि ये शब्द आया है कहां से। ये जो अक्षर है, अक्षर की जो चर्चा यहाँ हो रही है और अक्षर वार्ता, हम जब साधु संतों में बैठते हैं, मैं सन 1964 से साधु जीवन जी रहा हूँ। 64 से मेरा जन्म हुआ तो मुझे मेरी माता जी ने महायोगी गोरक्षनाथ जी के चरणों में धुने पे चढ़ा दिया था, तब से ही सन्यासी हूँ। तो हमको ऐसा लगता है कि आखिर को ये शब्द कहाँ से आता है, ये अक्षर जो है हम जो लिखते हैं। तो महापुरुष कहते हैं कि नाद नहीं था, बिंदु नहीं था, कर्म नहीं था काय, और अलग पुरुष के जीव नहीं थी। तो ये शब्द कहाँ से आए जो हम लिखते हैं, मार देते हैं एक शब्द। ये जो अक्षर हम मार रहे हैं, ये आया कहाँ से? तो फिर उसका एक उत्तर लिखा गया कि नाद नहीं था, बिंदु नहीं था, कर्म नहीं था काय, और अलग पुरुष के जीव नहीं थी। तो शब्द शून्य से आए, शून्य से शब्द का उद्गम होता है। जैसे भगवान शंकर जी का जब डमरू बजता है तो जब नाद जो होता है, उस नाद बिंब की जो शून्य है, वहां से शब्द का उद्गम होता है। और उस शब्द को अगर कोई 100 प्रश्नों में अंकित कर दे, जैसे अभी एक पुस्तक देखी है इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता, ऐसे ही कुछ है, हाँ, हिंदी पत्रिका, ऐसे अनेकों, एक रसीद पत्र लिखा, एक अक्षर लिखा। ये जो निरंतर हमारे जो कवि लोग, जो पत्रकार हैं, जो मातृशक्ति यहाँ सामने बैठी है, बहुत सारे भक्त हैं इस देश के, करोड़ों असंख्य लोग, जो इस पाश्चात्य सभ्यता में उलझ करके इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था में उलझ गए और फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर, इसके माध्यम से उन्होंने इतनी तेज गति से दौड़ा दिया इस काम को कि वो अपनी सभ्यता ही भूल गए, वो अपनी आत्मीयता ही भूल गए। और वो जो इमोशनल तरीके का जो भाव था कि हम किसी को जगाते थे, उठाते थे और उससे जय श्री राम बोलते थे, या किसी के घर जाते थे साइकिल लेकर के और उसका हालचाल पूछते थे, अब वो सब जाता रहा। ये सब स्थिति हमारे ऋषि मुनियों ने खूब अनंत काल से रिसर्च करके और हमारे समाज को दी, और समाज ने जब उसको ग्रहण किया तो समाज आज तक खड़ा हुआ है। वही शब्द तो है मंत्र, उस मंत्र के माध्यम से भी, उस मंत्र से ही यंत्र बना है। और इन समस्त बातों को जो लोग आत्मसात करते हैं, जो लोग अपने जीवन में उसको धारण कर लेते हैं, वो धारण तो ही धर्म है। जो हमने धारण किया है वही धर्म है। और हम लोग किसी चीज को धारण नहीं कर पाते, वही नास्तिकता है। ये सब समस्त बातें जो है आज के इस युग में बहुत अत्यंत ही आवश्यक है। मैं समझता हूँ कि इस इलेक्ट्रॉनिक युग में भी कहीं पुस्तकों का निर्माण हो रहा है, कहीं पत्र और पत्रिकाएं निरंतर अगर काम कर रही है, चाहे वो शैलेंद्र जी के माध्यम से हो, चाहे बैरागी जी के माध्यम से हो, चाहे कुलपति जी के माध्यम से हो, और माननीय हमारे समस्त जो सम्मानित अतिथि हैं, उनके जो शोध के माध्यम से जो उनका विवेक काम कर रहा है, उसके माध्यम से अगर इस नई जनरेशन को अगर कुछ मिल रहा है, तो मैं समझता हूँ कि हम उन ऋषियों की परंपरा का प्रसाद ही इस आज की युवा पीढ़ी को दे रहे हैं। हम तो यही कहेंगे कि अभी भी समय है कि हम लोग
जाग करके भारत भारती की जो परंपरा है, सनातन धर्म की जो परंपरा है, उसको हम अपने जीवन में निरंतर आत्मसात करके हम ऋषियों का प्रसाद ही अपने जीवन में उतार करके अगर चलेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारा जीवन सार्थक होगा। और हमारे जीवन की सार्थकता भी तो जरूरी है ना, पढ़ाई लिखाई जरूरी है, वो भी जरूरी है, लेकिन हमारा जो जीवन है अमूल्य, जिसके लिए हमको इस पृथ्वी पर भेजा गया है, तो हमको तो 83,99,999 जन्म पार करने के बाद मनुष्य की देह प्राप्त हुई, और मनुष्य की देह प्राप्त हुई तो वो निरर्थक चली जाएगी, तो फिर रिसाइक्लिंग में जाएगी, फिर अरबी जन्म पुनरअपि मरणम, फिर वापस किसी माँ की कोख में आकर के फिर उसको कष्ट देना है। तो हमको ये निरंतर जो चिंतन है, इस चिंतन को हमको 1 मिनट, आधी मिनट और आधी से भी आधी अगर अपन उसका चिंतन करेंगे तो पक्की बात है कि उस चिंतन से हमको चिंताओं से दूर रहने का भी अवसर प्राप्त होगा, ज्ञान प्राप्त होगा। और अगर ये ज्ञान और ध्यान में और विज्ञान में अंतर की जो प्रक्रिया है, इसको हमको समझ करके चलना है, उसी में हमारी जीवन की और मनुष्य जीवन की सार्थकता है। कुछ लोग ऐसे जी रहे हैं कि ना विज्ञान में अंतर समझते, ना ज्ञान में, ना ध्यान में, तो जिनका ज्ञान, ध्यान और विज्ञान में अंतर की व्यवस्था नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए कि वो लोग महापुरुषों के सानिध्य को प्राप्त नहीं करते हैं, उनके सानिध्य में नहीं बैठ पाते हैं, उनकी चर्चाओं को सुन नहीं पाते हैं, उनकी चर्चाओं को पढ़ नहीं पाते हैं। इसलिए अगर हम इस देश के इतिहास को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, स्वीकार नहीं करेंगे, तो पक्की बात है कि कल आने वाला जो समय होगा हमको भी स्वीकार नहीं करेगा और ना हमारी बात को ध्यान देगा। इसलिए आज के अक्षर अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड महोत्सव में जो लोग आए हैं, उन सबको मैं तो बाबा महाकाल की तरफ से और महर्षि सावित्री जी की ओर से और इस देश के अनंत ऋषियों की ओर से यही कहूँगा कि आप चिंतन, मनन और निध्यासन में जाएं, केवल थ्योरिकल नहीं, प्रैक्टिकल में भी उतर करके अपने जीवन की सार्थकता पर भी ध्यान दें और इस देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य बनता है, इस देश की भलाई के लिए हम क्या सोच सकते हैं, इस देश को निरंतर हम अग्रणी पंक्ति में खड़ा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। देश पहले भी विश्व गुरु था, आज भी विश्व गुरु है और आगे भी विश्व गुरु रहेगा। उसकी सुरक्षा में हमारी तरफ से क्या हो सकता है, जैसे भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पर गिरवर धारण कर लिया था तो बाकी लोगों ने लाठी लगा करके उसमें सहयोग करने का प्रयास किया, तो वो तो हो गई, लेकिन हमारा प्रयास भी ऐसा रहे एक लाठी या तिनके की तरह से काम आए। हम सब लोग इस चिंतन में भी लगे रहे। पुनः आप सब लोग उज्जैन आए, अवंतिका को आपने प्रणाम किया, आप सब लोगों के जीवन की मंगल कामना करता हूँ। और ये अक्षर वाला जो निरंतर जो लेखनी का काम है, बहुत ताकत से खड़ा हुआ। पहले जब खड़ा होता है कोई भी काम तो लोग हंसते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा बीच में जब ताकत आ जाती है तो लोग जो है उसकी बुराई करने लग जाते हैं, अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं, और जब वो सफल हो जाता है तो फिर बहुत सारे लोग पीछे चलने लग जाते हैं। आप थको मत, रुको मत, तुम निरंतर चलते रहो, उसमें ही आपकी और हमारी भलाई है। पुनः पुनः आप सब लोगों के जीवन को मंगल कामना करता हूँ, सबको आशीर्वाद देता हूँ। बहुत बहुत कृतज्ञता श्रद्धेय महाराज जी। निश्चित रूप से आपके आशीर्वचनों से हमारी इस संगोष्ठी को सार्थकता प्राप्त हुई है। आपके प्रति हृदय से हम प्रणति निवेदन करते हैं। हमारे बीच माननीय जल संसाधन मंत्री श्री तुलसी सिलावट जी के प्रतिनिधि के रूप में इंदौर से आए हुए हैं श्री पवन तिवारी जी, हम उन्हें मंच पर आमंत्रित करते हैं, वे आए और महाराज जी का सम्मान करें। क्योंकि महाराज जी को इस सदन से प्रस्थान करना है, इसलिए सभी सम्मान मूर्तियों से हम आग्रह करेंगे कि वे समूह चित्र के लिए कृपया मंच पर बता सब आंदे यार, सब नहीं आ रहा, आप करते हो चीजें सम्मानित किया गया है, प्रशस्ति पत्र लेकर आगे खड़े हो जाए। फोटो भी
रहा मेरे में। मैं जब तक जाऊँ जब भी दिख रहा हूँ ये विकेट में ही खींचता हूँ। जल्दी जा रहा हूँ सर। सर पीछे थोड़ा और पीछे 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 बहुत तक खड़ा होना पड़ेगा। हटिए थोड़ा सा, जाने दीजिए। भैया वो पीछे आओ। धन्यवाद। माननीय गुरुकुल जी को क्वेश्चन यहाँ से प्रस्थान करना है, इसलिए हम बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं अध्यक्ष उद्बोधन के लिए विक्रम। अरे क्या पीछे आके फोटो लेता आगे आया ना। प्रोफेसर अर्पण भारद्वाज। ये क्या फोटो लिया? आधे लोग तो कटी गए। गाँव रे ऐसी हरकत हाँ नहीं, फोटो कैमरामैन ले लेंगे, फोटो लाइव चल रही है। पूरा उसमें दिख ही नहीं रहा है वीडियो। चल परम सम्मानीय मंच पर हमारा आशीर्वाददाता बालयोगी स्वामी जी उपस्थित थे, महंत जी उपस्थित थे, मंच पर विराजित हैं विक्रम विश्वविद्यालय के कलानुशासक प्रोफेसर शर्मा साहब, ललित कला विभाग के विभागाधीश प्रोफेसर जगदीश शर्मा, नॉटिंघम से पधारी डॉक्टर जय वर्मा, आदरणीय व्यास सर, रमन जी और आप सभी लोग। ये जो विषय है आज का, जो चर्चा का विषय है भारतीय गैर परंपरा, यह हम सभी जानते हैं कि इसकी गहराइयां अपूत है, अगाध है, अनंत है और इसका विस्तार भी अनंत है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसमें भारतीय मेधा ने अपना दखल न दिया हो। और जैसा कहा जाता है कि जो कुछ इस ब्रह्मांड में है वह सब वेद में है। इसका आशय यह है कि जो कुछ भी जाना जा सकता है, जो कुछ भी ज्ञेय है, जो भी जाना जाने के योग्य है, वह सब वेद में है। अर्थात वेद जो है वे भारतीय ज्ञान परंपरा के उसको कहते हैं कि कोश है, ज्ञान का कोश है। और जितना हम उनको पढ़ते हैं, जितना हम उनको जानते हैं, चाहे वो क्षेत्र समाज विज्ञान का हो, चाहे वो क्षेत्र राजनीति का हो, चाहे वो क्षेत्र आप कौटिल्य से लेकर के अगर आप कौटिल्य को पढ़ेंगे तो आप जानेंगे, चाणक्य को पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि वे हम उनको अन्य अर्थों में लेते हैं, परंतु पशु हिंसा के विरुद्ध सबसे अधिक आवाज अगर किसी दिन भारतीय मैदान में उठाए तो चाणक्य ही थे, कौटिल्य ही थे। इसी प्रकार से जब आप वेदों में जाते हैं तो आप जिस प्रकार की ऋचाएं पढ़ते हैं, जिस प्रकार का ज्ञान आपको मिलता है, आप जान पाते हैं कि भारत में उस समय रसायन कितना समृद्ध था। जब वेद यह लिखते हैं कि वहां पर स्वर्णिम मुद्राएं दान में दी जाती थी, तो आप और हम सब जो विज्ञान के अध्येता हैं, विज्ञान को जानते हैं, वह जानते हैं कि स्वर्ण इसकी शुद्ध अवस्था में प्रकृति में प्राप्त नहीं होता है। इसको शोधन करके, ऐसे का शोधन करके ही स्वर्ण प्राप्त किया जाता है। और अगर उसमें मुद्राओं का दान, स्वर्ण मुद्राओं का दान हो रहा था, इसका अर्थ यह है कि तब तक धातु कर्म भारत में इतना विकसित हो चुका था कि शुद्ध धातु को प्राप्त किया जा सकता था। अगर आप उसको देखेंगे तो आप जानेंगे कि धातु सोना हम सभी पहनते हैं, आप इस विचार करिए कि इसका गलनांक क्या होता है, किस तापमान पर यह गलता है। उस गलनांक तक पहुंचाने के लिए अयस्क को फिर उसको शोधन करके एक मुद्रा में ढाला गया। तो टकसाल जो सुपर विकसित थी, तभी मुद्राएं बनी।
तो ये जो विज्ञान है, ये जो तंत्र है, ये जो साहित्य है, यह जो शास्त्र है, आप अगर कृषि क्षेत्र में जाए तो आप ईसा से 400 वर्ष पूर्व कृषि पाराशर के बारे में जान पाते हैं, जो कि 6 माह पूर्व भी मौसम भविष्यवाणी की बात करती है और 6 दिन पूर्व में मौसम भविष्यवाणी के बारे में जो सूत्र कृषि पाराशर में लिखे गए ईसा से 400 वर्ष पूर्व, वे हम सभी को बताते हैं कि भारत की वैज्ञानिक चेतना का विस्तार क्या था। अगर हम स्वास्थ्य की दिशा में देखेंगे तो आप पाएंगे कि आयुर्वेद जो है, जिसको कि 5वें वेद की भी संज्ञा दी जाती है, वह कितना विकसित था कि सब कुछ जिसको आज आप विज्ञान का आधुनिकतम अन्वेषण कहते हैं, आधुनिकतम खोज कहते हैं, जिसको नैनो पार्टिकल के रूप में आप जानते हैं, वह नैनो पार्टिकल भस्म के रूप में आयुर्वेद में तब से ज्ञात है जब इस नैनो इकाई की, नैनो जो है इकाई है लंबाई को नापने की, उसको नैनोमीटर से नैनो शब्द आया है, चाहे रतन टाटा की कार में नैनो शब्द आया हो, लेकिन नैनो का मतलब होता है 10 to the power of 9 meters long, मतलब 1 मीटर के एक पर आप 9 शून्य लगाइए, उतना हिस्सा, 1 मीटर का उतना हिस्सा, उसको नैनो कहते हैं। तो जो नैनो पार्टिकल है, जिसको हम कहते हैं कि 1 से लेकर 100 नैनोमीटर पार्टिकल जो है, 100 नैनोमीटर का जो पार्टिकल है, कण है, वह एक नैनो पार्टिकल है। तो वो जो नैनो पार्टिकल है, इसकी रचना, इसका विचार भारत में जब आयुर्वेद का विकास शुरू हुआ, तब से यह नैनो पार्टिकल अस्तित्व में है। जिन भस्म की बात आप करते हैं, आज उन भस्मों के ऊपर यह चर्चा हो रही है कि भस्म कैसे औषधि को लेकर के, ये जो नैनो पार्टिकल है औषधि को लेकर कैसे कोशिका भित्ति को तोड़कर तंत्र में प्रवेश करे। तो अगर आप देखेंगे तो यह पाएंगे कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है। चिकित्सा में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे चित्र बने हुए, आप देखेंगे कि उस समय मोतियाबिंद का ऑपरेशन जो है वो चरक और सुश्रुत के काल में सुश्रुत ने वो उपकरण बनाया। अब जब आंखों का ऑपरेशन हो रहा था, उसकी शल्य क्रिया हो रही थी, तो उपकरण भी रहा होगा। अब उपकरण उतना सूक्ष्म होना चाहिए कि वो उस छेद को, जिसको हम कॉर्निया कहते हैं, उस स्थान में उसको कॉर्निया कहते हैं, वहां तक पहुंच सके। और उसके बाद में जो उसको वापस निकाला जाए, तो आप जानते हैं अभी भी अगर यदि आप शल्य क्रिया करवाएंगे आंखों की, अगर आप मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाएंगे, तो सॉल्युबल स्टिचेस आते हैं, जिनको सूजर्स कहते हैं, घुलने वाले टाँके आ गए। उस समय वह धागा भी रहा होगा, धागा कैसे बना होगा, टाँके लगाए गए थे। तो विकास की कोई प्रतिभा, विकास की कोई संकल्पना हम जो करते हैं आज, वह सब कुछ भारत में हजार वर्ष पूर्व प्रचलित था। विकसित कहना नहीं है, विकसित कहना भी शायद अपर्याप्त है, प्रचलित कहना शब्द ही उसके लिए उपयुक्त होगा कि विज्ञान, ज्ञान, साहित्य, शास्त्र सभी कुछ इतना प्रचुर मात्रा में भारत में था कि अगर आज हम उसको खोजना चाहें, आपने, मैं नाम का सहयोग है कि मैं भारद्वाज गोत्र से हूँ, वंशज हूँ, लेकिन हम सभी जानते हैं कि ऋषि भारद्वाज ने जिस विमान शास्त्र की रचना की, उस विमान शास्त्र में बताया गया उनके जो सूत्र हैं, उन सूत्रों का अनुपालन करके जब एक कांच को बनाया गया, तो वो कांच बिल्कुल वही था, हूबहू वही कांच बना। भारद्वाज के विमान शास्त्र से जो सूत्र लिए, उससे जो कांच बनाया, वह हूबहू वही कांच था जो कि हवाई जहाज की खिड़कियों में प्रयुक्त होता है। उसकी उतनी ही प्रकाश पारदर्शिता थी जितनी कि आज हवाई जहाज में लगने वाले कांच की प्रकाश पारदर्शिता। तो यह जो खोज है, इसकी प्रासंगिकता आज मुझे लगता है कि जब हम और आगे की बात करें, जब हम गॉड पार्टिकल की बात करें, जब हम ईश्वरीय कणों की बात करें, जब हम जाते हैं, हम विज्ञान में कण की बात करते हैं, हम कहते हैं परमाणु जो है वो सूक्ष्मतम कण है। तो यह बात अभी आप कहिए कि इलेक्ट्रॉन उससे सूक्ष्म है, लेकिन वो तत्व का कण नहीं है सूक्ष्मतम, वह पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है। परंतु उसका पदार्थ जब वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में बढ़ता है, तब अपनी पहचान खो देता है। इसलिए परमाणु ही उसका वह कण है जिसमें वो अपनी पहचान भी बनाए रखता है और मौजूद भी रहता है, और यही कण आते हैं। तो आप विज्ञान का क्षेत्र लीजिए, कृषि का क्षेत्र लीजिए, चिकित्सा का क्षेत्र लीजिए, गणित का क्षेत्र लीजिए, आप वराहमिहिर की बात कीजिए। वराहमिहिर के बताए हुए फॉर्मूले से मैं आपको जो कि विज्ञान का अध्येता हूँ, इससे बताना चाहता हूँ कि वराहमिहिर के एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जिसको विज्ञान में कहते हैं, उस एक सूत्र से जब इत्र बनाए गए तो 16 नए इत्रों की खोज हुई, 16 नए गंध उत्पन्न। सूत्र आधार क्या था? वराहमिहिर का सूत्र। वराहमिहिर का जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कहा कि 8
बॉडियों को मिला करके अगर इनका पुनः व्यवस्थापन किया जाए तो ऐसे 16 नए सूत्र निकल करके आएंगे। उन्हीं सूत्रों को, उन्हीं अनुकूल 8 कौड़ियों के अनुपात को जब सूत्र में, जब इत्र में बांटा गया तो 16 नई खुशबुएं पैदा हुई। और ये खुशबू जो है जानते हैं कि फ्रांस जो है वो इत्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। तो वो जो इत्र उद्योग है उसको नए सेंट प्राप्त हुए, नए खुशबुएं प्राप्त हुई, जिससे वो, आप जानते हैं, आप अगर अभी मॉल में जाएंगे तो सबसे महंगा द्रव्य जो वहां पर बिकता है वो सेंट है, फ्रेग्रेंट सब्सटेंसेस। इतनी सी बोलते हैं 4000, 8000, 16000 और लाखों रुपए की वो इत्र है। वो इत्र की खोज भी वराहमिहिर के ज्ञान से भारत को प्राप्त हुई है। जापान के नोबेल पुरस्कार विजेता ने जो उस पर काम किया, उन्होंने देखा कि वराहमिहिर का जो सूत्र है, वराहमिहिर का जो गणित है वह अद्भुत है। जब रामानुजन की बात आप करते हैं तो आप देखते हैं कि भारत की जो मेधा है उसका कोई जवाब नहीं है। जब आप पीसी रे साहब के पास में जाते हैं, जब आप सोमनाथ साहब के पास में जाते हैं, जब आप किसी भी क्षेत्र में जाए, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, आप जहां जाएंगे, अगर आपको भारत की रसायन में भूमिका को देखना है तो आप देखिए, आप पुस्तक पढ़िए पीसी रे साहब की द हिंदू केमिस्ट्री, अगर आप किताब पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि विज्ञान का कोई क्षेत्र जिसकी हम बात करते हैं, आर्किटेक्चर की बात करते हैं, बात करते हैं कि केदारनाथ में जो जलजल आया पानी का एक मंदिर था जो अड़ी खड़ा रहा, वो तो समझे हम सब देख नहीं पाए। बहुत कम लोग केदारनाथ गए होंगे, इसलिए उसका आभास नहीं कर सकते। लेकिन मंडी हिमाचल प्रदेश के रहते लोग जाते हैं, इस तरह के हिमाचल प्रदेश के राजित हैं, हिमाचली टोपी पहने हुए, कैप पहने हुए। अभी 2 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व वहां पर बाढ़ आई, पिछले साल शायद बाढ़ आई थी। तमाम भवन ढह गए, एक मंदिर था जो खड़ा। आपने अगर पढ़ा होगा तो जाना होगा कि जो केदारनाथ का मंदिर है उसकी दिशा ही सामान्य मंदिरों की दिशा से है। और वह दिशा पहाड़ों में शिल्पियों ने कैसे इसका अंदाज लगाया होगा कि अगर एक कभी स्ट्रीट लाइट टूट कर आती है तो भी यह मंदिर अक्षुण्ण रहेगा, अखंड रहेगा, विचलित रहेगा। यह भारतीय मेधा के प्रत्यक्ष प्रमाण हम सबको दिखाई देते हैं। और भारतीय मेधा के प्रमाणों को अगर देखना है, भारतीय ज्ञान की परंपरा को देखना है, तो आपको केदारनाथ जाना है, हिंदू केमिस्ट्री पढ़ना जरूरी नहीं है। आप अपने आसपास रहने वाले लोगों के जीवन में अगर झांकेंगे, अगर आप उन बस्तियों में जाएंगे जो आपके घरों से कुछ ही दूरी पर है, आपको पता चलेगा कि भारतीय ज्ञान का समृद्ध भंडार वहां पर है। आप देखेंगे तमाम जो खाद्य पदार्थ आपके घरों में रखे हुए हैं वो खतरनाक प्रिजर्वेटिव से बने हुए हैं। उन्हें खतरनाक प्रिजर्वेटिव डाले गए, उनको लंबा जीवन देने के लिए। अगर आप ऐसा कहते भी हैं, आजकल एक मार्क आने लगा है, लाल मार्क और हरा मार्क, जो बताता है कि सामिश या निरामिष या भोज सामग्री जो है वो वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन, इसका लेबल एक लगाया जाता है। लेकिन जो वेजिटेरियन सामग्री जिस पर हरा लेबल है उसमें भी अगर आप देखेंगे तो उसमें कुछ सामान्य कुछ शब्द लिखे होंगे, उनको आप पढ़ेगा। एमल्सिफायर उसमें लिखा होगा, स्टेबलाइजर उसमें लिखा होगा, ऐसे शब्द लिखे होते हैं। वो जो स्टेबलाइजर्स, एमल्सिफायर है, उनके कोड होता है EEN20339। अगर आप EEN20039 को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसका स्रोत वानस्पतिक नहीं है और वो सिंथेटिक भी नहीं है। वो किसी अन्य जो वनस्पति से भी प्राप्त नहीं है, जिसका संश्लेषण भी नहीं हुआ, वो कहां से प्राप्त हुआ होगा मैं कहना नहीं चाहता ऐसे। लेकिन आप यह जानिए कि अगर अभी जो नई पीढ़ी यहाँ बैठी शायद उनके लिए दुर्लभ है, परंतु पुरातन पीढ़ी में मैं अपने घर में एक ऐसे अचार को जानता हूँ जिसमें केवल आम और नींबू, आम और नमक होता था, और 40-40 साल पुराना आम का अचार रखा हुआ। उसमें ना E2003 है, ना एमल्सिफायर है, ना स्टेबलाइजर है। केवल किस समय कैरी को तोड़ना, कब उसमें नमक डालना, उसको कितने दिन धूप में रखना और कब उसको सुरक्षित करके बर्नी में बंद करके रखना, केवल एक कपड़ा लगा देते थे ढक्कन और उसके बीच में, और अचार 20-20 सालों तक बिगड़ता नहीं था, 40-40 साल तक बिगड़ता नहीं था। और उसको खाकर कठोरतम उधर लोग जो है वो मुंह मोड़ लेते थे। यह भारतीय ज्ञान परंपरा है, इसको खोज की आवश्यकता है, इसकी आज भी प्रासंगिकता बनी हुई है और यह विज्ञान में कई संकटों का समाधान भी है। आज की इस वार्ता में इतने सुंदर आयोजन में मुझे आमंत्रित किया मेरा किसी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय जय वर्मा से क्षमा भी चाहूंगा, बहुत आवश्यक बैठक के एक बहुत बड़ा आयोजन इस नगर में होने जा रहा है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने, आप सभी जानते हैं, जो लोग बाहर से आए जरूर जाने, इस नगर को एक चिर प्रतीक्षित
सौगात हम लोगों को दी है, इस नगर को दी है 550 करोड़ रुपए से 550 बेड का एक हॉस्पिटल बनने जा रहा है, जिसकी बहुत प्रतीक्षा, बहुत आवश्यकता है इस नगर को करने, उसका करने वाला है। इस आयोजन के संबंध में बैठक हमने आहूत की है 1 बजे, और बैठक में सम्मिलित होने वाले लोग वहाँ पहुँच गए होंगे। आपसे क्षमा चाहूँगा, विशेषकर जय वर्मा जी से, आपको सुनने से वंचित होना संभवतः एक दुख का ही कारण मेरे लिए होगा, लेकिन क्षमा चाहूँगा, मैं आपको सुनने के लिए यहाँ रुक नहीं पाऊंगा। और आप सभी सुधीजन जो आए हैं, आप सभी जो पुरस्कृत हुए हैं, जो सभी सम्मानित हुए, आप सभी को साधुवाद, बधाई। और अक्षय वार्ता के इतने सुंदर, कल भी मैं देख रहा था अपने कलेवर में यह पुस्तक, मुझे लगता है यह संघर्ष है आपका समय के साथ में, और जिसमें आप विजेता हैं। जैसा आदरणीय स्वामी जी ने कहा कि इस इलेक्ट्रॉनिक युग में यह पुस्तक को छापना यह खुद ही अपने आप में एक चुनौती, लेकिन आपने न चुनौती को स्वीकार किया बल्कि उस चुनौती को पार भी किया है। इसलिए आदरणीय शरद शर्मा जी इसके मुख्य संरक्षक हैं, मुख्य परामर्शदाता, मुख्य संपादक है, संपादन मंडल में आपका भी साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ आपको। और आप सभी जो इतने धैर्य के साथ में यहाँ पर विराजित हैं और मुझे सुना आपने, आप सभी का भी धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय गुरु जी। विज्ञान के क्षेत्र में भारतीय ज्ञान परंपरा ने क्या महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इसकी बहुत विशद चर्चा अभी आपने अपने वक्तव्य के माध्यम से की। आज के इस आयोजन की स्मृति हमारे अतिथियों के मन में बहुत देर तक बनी रहे, इसके लिए हम उन्हें स्मृति चिन्ह तथा अंक वस्त्रम अर्पित करके उन्हें सम्मानित करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम माननीय प्रोफेसर अर्पण भारद्वाज जी को स्मृति चिन्ह अर्पित किया जा रहा है। हम निवेदन करेंगे कि डॉक्टर हरीश राज जी को भी स्मृति चिन्ह अर्पित किया जाए। डॉक्टर जय वर्मा जी को अर्पित करेंगे प्रथम स्मृति चिन्ह। श्रीमती जय वर्मा जी का सम्मान होने जा रहा है स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र के माध्यम से। डॉक्टर हरीश राज जी को स्मृति चिन्ह अर्पित करेंगे। ललित कला अध्यापिका डॉक्टर महिमा मरवट को हम आमंत्रित कर रहे हैं, वे आए और माननीय गुरु जी का सम्मान करेंगे। अब डॉक्टर रमन सोलंकी जी को स्मृति चिन्ह अर्पित किया जाएगा। माननीय गुरु जी का सम्मान करेगी ललित कला अध्ययनशाला की संकाय सदस्य डॉक्टर महिमा वर्मा। बहुत धन्यवाद। हम आमंत्रित करते हैं शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य वनस्पति शास्त्री तथा जो अपने नवाचारों के लिए पूरे अंचल में बहुत प्रसिद्ध हैं, ऐसे डॉक्टर हरीश राज जी आए और इस अवसर पर हमें संबोधित करें। Thank you.
सम्माननीय मंच और मेरे सम्मुख विराजित सभी विद्वज्जन, आज का जो कार्यक्रम है भारतीय ज्ञान परंपरा, शोध और संस्कृत है। निश्चित रूप से एक बात बताएं, हम शायद जब हम ये पढ़ते हैं बहुत सारी चीज़ें में देखता आया हूँ तो हम बिल्कुल बेसिक बात करेंगे, क्योंकि एक और बात ये है शायद जब हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं तब समझ में कम आती है या शायद हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। पर आधारभूत अगर हम जानकारी लें, आप याद करिए कोरोना का काल था और कोरोना के काल में जब हम चारों तरफ एक ऐसी विभत्स स्थिति देख रहे थे कि हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, खबरें निगेटिव आ रही थी, सब कुछ थी, और उसके अंदर एक न्यूज़ मैंने देखी है, बहुत अच्छी न्यूज़ उस समय आई थी कि जब लोग घरों में कैद थे तब सड़कों पे प्रकृति घूम रही थी, प्लांटेशन था, जानवर घूम रहे थे, प्राणी घूम रहे थे। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो एक सहभागिता होना चाहिए हमारी और प्राणियों की। प्रकृति अगर आप देखिए भारतीय ज्ञान परंपरा में क्या कहती है कि जनजाति का मतलब ये कि वो लोग जो प्रकृति के साहचर्य में, प्रकृति के साथ जंगल में रह करके, जंगल से दोस्ती करके, जानवरों से दोस्ती करके, और जिन्होंने अपने आप को विकसित किया, उस जनजाति को आजकल माना जाता है कि पुरातन जाति हो रही है, पर मैं मानता हूँ शायद भारतीय ज्ञान परंपरा की अगर सबसे विकसित कोई जाति है, प्रजाति है, तो हमारी आज भी जनजाति है। वनस्पति शास्त्र में एक ज्ञान की बात चलाई गई, और दुख की बात क्या पता है कि जितना भी ज्ञान का भंडार है हमारे भारत देश का है, परंतु लेवल उन सब पे जो दबाया गया वो विदेशियों का लगा दिया गया, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण एक विज्ञान की खोज की गई जिसको हम कहते हैं आदिम जाति वनस्पति विज्ञान या प्राणी विज्ञान, और जो पूरी तरीके से किस पे आधारित है, जनजातियों पे। कैसे हुआ वो उसकी खोज में आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। हर्षवर्धन नाम के वैज्ञानिक थे, और उन्होंने क्या किया कि जब बीमारियां ठीक नहीं हो पा रही थी शहरों में, तो वो जंगलों की तरफ गए, और ये उनने अद्भुत चीज देखी कि जंगलों के अंदर वो लोग हैं जो शहरों में बड़े-बड़े डॉक्टर बीमारियां ठीक नहीं कर पा रहे, वो जंगलों में मात्र कुछ जड़ी बूटियां खाकर के बीमारियां ठीक करते जा रहे हैं। जब ये आश्चर्य उनको हुआ, तब उन्होंने उनकी जानकारी एकत्रित करने की कोशिश की, परंतु उनका कहना यह था कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे माता पिता ने, हमारे दादा दादी ने, हमारे नाना नानी ने सिखाया। तब उनने पहली बार एक नए विज्ञान की खोज की, और उसी का नाम है आदिम जाति वनस्पति विज्ञान, या इंग्लिश में इसको कहते हैं इथनोबॉटनी, इथनोजूलॉजी। ये ज्ञान उनका कहना बहुत सरल था कि जो हमारे बुजुर्गों का ज्ञान है, जो हमारे हजारों साल का जो ज्ञान है, वो उनके साथ गायब होता जा रहा है, उसको लिपिबद्ध करने की आवश्यकता है। दुख की बात मैंने इसलिए कहा कि ये ज्ञान तो हमारा चरक संहिता में पहले था, हमने उस पर क्यों नहीं ध्यान दिया, और आज हर्षवर्धन को इथनोबॉटनी का पितामह कह करके, और उसके पश्चात भारत देश में 1860 के बाद उस ज्ञान को लाया गया, और जानकी, अमन, एसके जैन जैसे दूसरे वैज्ञानिक लोगों ने उसको प्रमोट किया। जो ज्ञान हमारा आज से 6000 साल और 5000 साल पुराना था, उसको 5000 साल बाद अंग्रेजों के नाम से हमें पहुंचा गया। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, भारतीय ज्ञान परंपरा में हम कहते हैं हम बाजरे की रोटी खाते थे, हम मक्का की रोटी खाते थे, हम ज्वार की रोटी खाते थे, और हमें गरीब माना गया। गेहूं की रोटी खाने वालों को अमीर माना गया। और आज जब हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स मनाते हैं, तो फिर वही बाजरे के खिचड़ी पे आ जाते हैं, उसी रिसेप्शन में बाजरे का खिचड़ा। तो पहले हम क्या खाते थे? तो ये जो छोटे-छोटे बातों में जो हमारा ध्यान था, जो एक बेसिक फंडामेंटल इंफॉर्मेशन हमारे पास होना चाहिए थी, उसको हमने प्रमोट करने के बजाय पहले गांव में, मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। मैं बहुत छोटे से गांव से, राजगढ़ ब्यावरा जिले के हिमाचलपुर गांव से निकला। गांव में हम तैरना सीखे, खेतों में हम नदियों में तैरना सीखे, कुओं में कूदना सीखे। हम खेतों में जाकर के वहीं से फसल तोड़ के लाते थे, खाते थे, हम एंजॉय करते थे। और तब हम बहुत शायद गरीबी में जीते थे, तो ज्वार की रोटी और मक्का की रोटी खाते थे। मैं जब शहर में यहाँ पढ़ने आया, विश्वविद्यालय से मैंने पास किया MSc PhD, तब मुझे लगा कि शायद हम लोग उस बैकवर्ड एरिया के लोग हैं जो
ढंग से नहीं रह पाए और जिंदगी में यहाँ के लोग, शहरों के लोग जीते हैं। परंतु एक दिन मेरा बर्थडे मनाया गया और बर्थडे मनाने के लिए मुझे बुलाया गया नखराली ढाणी, और नखराली ढाणी में 1000-2000 रुपए के पास लिए गए और अंदर फिर कोई गोबर से पुती हुई झोपड़ी और कोई ज्वार की रोटी और मक्का की रोटी खा के तब पहली बार कर हुआ कि नखराली ढाणी जैसी बड़ी जगह तुमने जन्म लिया और उस जगह से मैं पल के बड़ा हुआ वो खाकर के मैं विकसित हुआ। उस संस्कृति को हमारे दिमाग से हटाया गया बहुत क्रमबद्ध तरीके से और नखराली ढाणी जैसी चीजों को स्थापित करके उसी संस्कृति को जो हमें मुफ्त में उपलब्ध थी वो हमें 2000 और 5000 और 10,000 रुपए में उपलब्ध कराई गई। यानी भारतीय ज्ञान परंपराओं को वास्तविक भारतीयों से हटाया गया और वास्तविक ग्रामीण लोगों से हटाया गया और अमीरों का जोशना बना करके और उसी संस्कृति को 5000 रुपए में बेच करके और लोगों ने अपनी महल खड़े कर ली। क्या ये हमारी परंपरा? क्या इसके लिए हमें पढ़ाई की? ये चीजें हमें क्यों बताएं? तो आज जब ये परिस्थिति हम देखते हैं साथियों, एक बहुत सरल चीज मैं आपको देखना चाहूंगा। आप एक एनालिसिस करिए, शोध की बात यहाँ पे हुई है और मैं शोध इसलिए कहना चाहता हूँ, मैं तो वाकई धन्यवाद देता हूँ माननीय डॉक्टर मोहन गैरागी जी को जो इतने अच्छे प्रयास और राष्ट्रीय स्तर पर इतने अच्छे लोगों को सबको एकत्रित यहाँ पे किया। कभी हमें कोरोना काल का एक छोटा सा प्रयोग अगर हम देखें, छोटी सी चीज देखिए कि उस समय आप आश्चर्य करेंगे जो एयर कंडीशंस बंगलों में रहते थे और जो लोग एयर कंडीशन हॉस्पिटल में एडमिट हुए, डेथ रेट सबसे ज्यादा उनकी थी। और जो सामान्य मजदूर दिल्ली में जिसको रोजगार का बंद हुआ, पैदल पूरे भटक करके अपने गांव तक पहुंचा, जो बहुत सारे किसान आंदोलन कर रहे थे वो आराम से खीर पूरी बना करके खा रहे थे, वो तो कोई कोरोना से नहीं मरा, वो मजदूर तो नहीं मरे, वो किसान जो खेतों में काम कर रहे थे वो तो नहीं मरे। कारण क्या पता है? हम उस परंपरा को भूल गए, हम काम करना भूल गए क्योंकि हम आदी हो गए एक आलसी प्रवृत्ति की, जिसमें कि हमने बाहर गर्मी हो तो अंदर एयर कंडीशन में बैठ जाना, फास्ट फूड खा लेना। दुख होता है जब 25 साल का बच्चा साइलेंट हार्ट अटैक से चला जाता है। आप अभी नई पीढ़ी देखेंगे, 20 से लेकर के 50 के बीच की पीढ़ी साइलेंट हार्ट अटैक से जा रही है। क्यों? 80 साल का बच्चा तो नहीं जाता साइलेंट हार्ट अटैक से, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि वो उस जमाने की उस इम्यून सिस्टम, उस प्राकृतिक वातावरण के व्यक्ति है। और आज हमने अपने आप को इस कृत्रिम वातावरण में डाला। हमारी जो भारतीय ज्ञान परंपरा थी, एक बार कभी बहस हुई थी, तब मैंने एक सिंपल चीज कही कि एक जमाने में जब भगवान कृष्ण सांदीपनि आश्रम में पढ़ने आए थे और गुरुकुल में पढ़ते थे, तब तो एलसीडी प्रोजेक्टर नहीं थे। इसका मतलब क्या उनकी पढ़ाई नहीं? तब तक टेक्नोलॉजी नहीं, तो क्या इसका मतलब उनकी पढ़ाई नहीं? हमने कभी सोचा? मैं हमेशा एक अपने उद्बोधन में कहता था टेक्नोलॉजी का अपना स्थान है, परंतु एक अच्छी शिक्षा के लिए सिर्फ 2 चीजों की आवश्यकता होती है, एक अच्छा शिक्षक और एक अच्छा विद्यार्थी, एक ग्रहण करने वाला और एक देने वाला। बाकी कुछ चीजें तो ठीक है, वो एडिशनल चीजें हैं, वो चलती रहेंगी। तो ये जो छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीजें जो भारतीय ज्ञान परंपरा की होना चाहिए, मुझे गर्व है इस बात पे। और मैं वाकई आज माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी जो उस जमाने में उच्च शिक्षा मंत्री जी थे और जो कोरोना काल में भी शिक्षा के प्रति समर्पण दिखा करके और राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाए, निश्चित रूप से उस शिक्षा नीति में जो एक नई चीज उन्होंने दी कि इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, फील्ड प्रोजेक्ट, उसके साथ शिक्षा यानी सैद्धांतिक शिक्षा के साथ प्रायोगिक शिक्षा, पहले भी यही संपूर्ण शिक्षा आश्रमों में दी जाती थी, पर हम सैद्धांतिक शिक्षा लेते रहे। बहुत बड़ी बातें होती है, हम पर्यावरण की चिंता की बात करते हैं, पर मैं हमेशा एक चीज को क्रिटिसाइज करता रहा कि हम अंदर जब भाषण देते हैं तब हम ये कहते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक से ये होगा, वो होगा, ये होगा, वो होगा, और बाहर जब हम चाय पीते हैं तो उसे सिंगल यूज प्लास्टिक में चाय पीते हैं और उसमें हम खाना खाते हैं। ये जब परंपराओं में जब हम जो थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं उसको प्रैक्टिकल रूप से अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो निश्चित रूप से उन ऋषि मुनियों ने जिनका एक एक सिद्धांत, आप इतना सा पढ़ लीजिए ना, खड़े होकर आप पानी पीते हैं, आपके घुटनों का दर्द शुरू हो जाएगा। आप टेबल कुर्सी का खाना खाते हैं, आपको गैस और इंडाइजेशन होगी। ये आदिवासी जमाने में जगह पे खाना खाना कितने सिखाया उन्हीं ऋषि मुनियों ने, क्योंकि एक हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो सिस्टम उस प्रकार से काम करता है। यदि हम उसकी जैसे आज निश्चित रूप से समय कम है और मैं बहुत बड़ी बातें यहाँ नहीं करना चाहता, परंतु भारतीय ज्ञान परंपरा मेरा एक प्रिय विषय है। हम लोग गांव से निकले हैं, गांव में रहे हैं और हम जिलों में उस समय जब मैं स्वस्थ था, जब लंबा बीमार
उस समय मुझे एक सबसे अच्छी चीज दी गई थी, उसका अपने क्या कहते हैं, नीम का काढ़ा मैंने पिया साल भर तक, नमक बंद करके नीम का काढ़ा पिया। आप आश्चर्य करेंगे, आज भी मेरी स्थिति ये है कि डाइट एंटीबायोटिक्स को असर नहीं करती, क्योंकि ऑलरेडी इतनी एंटीबायोटिक ब्लड अपना रहती है। और उसको हमारे यहाँ जब ऋतु परिवर्तन होता है, तो ऋतु परिवर्तन के समय हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। उस समय हमारे यहाँ नवरात्रि के समय, जो गुड़ी पड़वा नवरात्रि है, तब हमारे यहाँ कहा जाता है कि रोज सुबह नीम की पत्तियों की गोली बना करके खाओ 9 दिन तक। क्यों कहा गया? हमारे साथ प्रॉब्लम क्या हुई? सिर्फ एक, हमने उन चीजों को परंपराएं बना दिया, और परंपराओं के पीछे का जो ज्ञान था, वो ज्ञान हमने नई पीढ़ी को नहीं बताया। अगर यदि हम परंपरा को ज्ञान से जोड़ के सही तरीके से अगर बच्चों को समझाएं, तो शायद हम आगे। आपने कुछ पौधों के नाम सुने होंगे, पीपल, बरगद। गलत फहमी में लोग ये कहते हैं 24 घंटे ऑक्सीजन देते, हमें कंपनी वाले 24 घंटे नहीं देते, परंतु सामान्य प्लांट 8 घंटे से 10 घंटे जब सूर्य का प्रकाश होता है तब वो वहां पे ऑक्सीजन देते हैं। परंतु ये पीपल और बरगद, ये वो प्लांट्स हैं जो 16 से 18 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। मात्र 6 से 7 घंटे जो डार्क अंधेरा होता है, सिर्फ उसमें वो ऑक्सीजन नहीं दे पाते, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते। हमने कभी पंचवटी पढ़ी? आखिर पंचवटी 5 पौधे, हम शायद ही जानते होंगे 5 पौधे कौन से, आप याद कर लीजिए, पीपल, बरगद, बिल्वपत्र, आंवला। और आपका ये जो प्लांट्स है, इसमें आंवला आपका सबसे इंपॉर्टेंट, जिसकी मैं तारीफ करता हूँ। आंवला यदि आप रोज खाएंगे, आंवले का व्रत के रूप में लो, आंवला किसी भी रूप में लो, इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करता है। आपको मैं ऑथेंटिक डेटा दे देता हूँ, आंवला बीमारी के लिए सबसे अच्छा है। ऑक्सीजन हमारे लिए आवश्यक है, वो पीपल बरगद देते हैं। इस पंचवटी के कॉन्सेप्ट को, इस ज्ञान परंपरा को खाली हम कॉन्सेप्ट के रूप में नहीं पढ़ाएं, हम उनकी उपयोगिता बताएं, उन चीजों को बताएं। निश्चित रूप से आप लोगों को जो जानकारी मैंने दी, कुछ चीजें हो सकता है कि आप लोग उस पर विचार करें, और आप लोगों ने मुझे इतने ध्यानपूर्वक यहाँ पे सुना, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही मैं माननीय मंच को, माननीय शैलेंद्र शर्मा सर, जगदीश शर्मा सर, हमारी परम आदरणीय दीदी जय वर्मा जी, और हमारे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व डॉक्टर मोहन गुलाटी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे अपने विचार शेयर करने का अवसर दिया। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गणेश लाल जी। भारतीय ज्ञान परंपरा के कुछ महत्वपूर्ण, कितनों अनदेखे पक्षों की ओर आपने पूरे सदन का ध्यान आकृष्ट किया। बहुत धन्यवाद आपके प्रति। विदेशों में हिंदी पत्रकारिता पर हिंदी अध्ययनशाला से शोध कार्य कर रही ऋतु चतुर्वेदी को हम आमंत्रित करते हैं, वे आए और श्रीमती जय वर्मा जी का सम्मान करें। राष्ट्रीय शिक्षक संघ चेतना के कोषाध्यक्ष डॉक्टर प्रभुलाल चौधरी आमंत्रित हैं, आप आए और डॉक्टर जय वर्मा जी का सम्मान करें। हिंदी अध्ययनशाला की एक और शोधार्थी जो कि रतलाम से आई है, ऋतु चतुर्वेदी के साथ ही अंजुम खान आए और श्रीमती जय वर्मा जी का सम्मान करें। श्रीमती जय वर्मा का सम्मान करेंगे अंजुम खान। हम बहुत आदर के साथ आमंत्रित करते हैं श्रीमती जय वर्मा को अपने सारस्वत वक्तव्य के लिए। बता फोटो
आदरणीय डॉक्टर शैलेश शर्मा जी, पुराणानुशासक एवं हिंदी विभागाध्यक्ष विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, प्रधान संपादक अक्षर वार्ता अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका एवं आदरणीय डॉक्टर मोहन बैरागी जी, अध्यक्ष कृष्ण बसंती शैक्षणिक एवं सामाजिक जन कल्याण समिति उज्जैन मध्य प्रदेश, मुख्य अतिथि संत श्री उमेश नाथ जी, आज के अपने विशिष्ट अतिथि माननीय राजेश कुशवाहा जी, डॉक्टर हरीश व्यास जी, डॉक्टर रमन सोलंकी जी, और आज के अध्यक्षता करके आप चले गए। मुझे आज अफसोस है कि सभी लोग यहाँ से जल्दी जाना पड़ा, दूसरे कार्यक्रम थे। श्री अर्पण भारद्वाज जी तथा श्रोतागण, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। अक्षर वार्ता अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका एवं कृष्ण बसंती शैक्षणिक एवं सामाजिक जन कल्याण समिति उज्जैन द्वारा आयोजित एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। आज के महत्वपूर्ण विषय भारतीय ज्ञान परंपरा, वर्तमान प्राचीन काल, साहित्य शोध एवं संस्कृति तथा विभिन्न विषयों के वैश्विक परिप्रेक्ष्य में ये संगोष्ठी रखी गई है। साथ ही इस समारोह में अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड वितरण संलग्न है। यह प्रसन्नता का विषय है कि कालिदास अकादमी परिसर में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यह मेरा सौभाग्य है कि सर्दियों के मौसम में भारत प्रवास पर मैं भारत आई हुई हूँ, तो आप सबसे मुझे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। महाकाल नगरी उज्जैन में आकर एक दैवीय एवं अलौकिक अनुभूति हो रही है। इस भव्य और दिव्य तीर्थ स्थान और आध्यात्मिक वातावरण में आकर मैं अभिभूत हूँ। भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम एवं अतिथि देवो भव के लिए विश्व में जानी जाती है। किसी भी शुभ कार्य करने से पहले सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् की भावना को लेकर भारतीयता अपनी शुभकामनाओं का आंचल विश्व में फैलाती है। और ये ही कारण है कि भारतीय ज्ञान परंपरा प्राचीन काल से ही एक समृद्ध और विविधता से भरी हुई ज्ञान परंपरा रही है, जिसमें संपूर्ण वैदिक वाङ्मय, रामायण महाभारत, पुराण उपनिषद, संस्कृत साहित्य, योग, आयुर्वेद, ज्योतिष और अन्य शास्त्र शामिल हैं। इसमें पारस्परिक चिकित्सा, ज्योतिष, योग और ध्यान की पद्धतियों की विस्तृत श्रृंखला भी शामिल है, जिसकी भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारतीय ज्ञान परंपरा की शुरुआत लिखित रूप से वेदों, पुराणों और उपनिषदों में और ग्रंथों में मानी जाती है, जो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। और आज के विद्वानों ने, पहले वक्ताओं ने भी ये बातें बताई, तो कुछ बातें मैं इसमें छोड़ूंगी क्योंकि रिपीट करने से कोई नहीं है। लेकिन मैं 53 वर्षों से ब्रिटेन में रह रही हूँ। 1971 में हम लोग ब्रिटेन गए थे और वहाँ जो हमने भारतीयता का रूप देखा 1971, और आज में बहुत अंतर आ चुका है। अब पूरे विश्व को भारत की आवश्यकता है। भारत के बिना किसी भी देश का काम नहीं चलेगा। इन्हें जो हमारे वाग्मय हैं, इन्हें श्रुति भी कहा जाता है। आध्यात्म दर्शन इसके मूल में है और इसके अंतर्गत आत्मा, परमात्मा, जीव जगत, ब्रह्म तथा सृष्टि के विधान से लेकर जीव की उत्पत्ति, विकास के साथ साथ मनुष्य के कर्म की भी विस्तृत व्याख्या की गई है। भारतीय ज्ञान परंपरा में वाचिक ज्ञान का भी विशेष महत्व है। ये गुरु परंपरा के ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दिया जाता रहा है, जिसका आधार भी वेदों, पुराणों और उपनिषदों आदि के माना जाता है। यह ज्ञान परंपरा न केवल धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक विकास की दृष्टि से भी इसका आध्यात्मिक महत्व है। प्राचीन भारतीय सनातन ज्ञान परंपरा और संस्कृति ने मानवता के विकास में अप्रतिम योगदान दिया है। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आज तो अपने स्वामी जी भी कह रहे थे कि वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है, जिसमें जीवन का सार और बताया गया है। ये भारत का ही नहीं, विश्व की जीवन पद्धति का आधार बना। यजुर्वेद में यज्ञों और हवनों के नियम और विधान है, अतः यह कर्मकांड पर आधारित है। सामवेद में मंत्रों के संगीत में उच्चारण की प्रमुखता है
अर्थवेद में विज्ञान, आयुर्वेद, ज्योतिष, शास्त्रीय, गणित, रसायन विज्ञान आदि का वर्णन मिलता है। इस प्रकार वैदिक साहित्य भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का आधार है और ये दार्शनिक शिक्षा, नैतिकता, सिद्धांत और व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ प्राचीन भारत की गहन समझ प्रदान कर भारत की जीवन शैली को आकार दे रहा है। वैदिक साहित्य का प्रभाव साहित्य, कला, संगीत एवं भारतीय जीवन के हर क्षेत्र में दस्तक है। भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रचार प्रसार प्राचीन काल से ही विश्व भर में हो रहा है। प्राचीन काल में भारत में तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय और काशी, उज्जैनी जैसे शिक्षा व शोध के केंद्र थे, जहाँ विश्व के कोने कोने से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। आधुनिक काल के आरंभ में भी विदेशी विद्वान भारतीय ग्रंथों में इतने प्रभावित थे कि उन्होंने भारत में शिक्षा प्राप्त की और यहाँ के ग्रंथों का अध्ययन और अनुवाद भी किया। जैसे कि मिस्टर जे विल्किंसन ने सन 1775 में श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया और सन 1846 में मैक्स मुलर ने ऋग्वेद का अनुवाद अंग्रेजी में किया। महाग्रंथ महाभारत का अनुवाद संस्कृत से रूसी भाषा में प्रोफेसर V.I. कालजोल ने किया 21वीं सदी में। उनको मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि 2006 में हम लोग मास्को गए थे और वहाँ हमें लुत्मिला जी ने मिलवाया और अभी तो नहीं रहे, लेकिन वो अपनी 50 साल तक उन्होंने इतना श्रम किया और महाभारत का अनुवाद उन्होंने रशियन में किया। तो ऐसे कि वर्तमान में पूरे विश्व में इसको जो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर पर्सनल कॉन्शियसनेस है, संस्था वैदिक ज्ञान के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके मंदिर विश्व भर में जगह जगह स्थापित किए जा रहे हैं और मंदिर के माध्यम से भारतीय सनातन धर्म, ज्ञान, परंपरा और संस्कृति का विस्तार। प्रवासी साहित्यकारों ने भी भारतीय ज्ञान परंपरा को विश्व भर में पहुंचाने में अपना पूर्ण योगदान दिया है, क्योंकि आजकल प्रवासी साहित्य की मांग सब जगह है। भारत की जो यूनिवर्सिटीज हैं, विश्वविद्यालय हैं, वो प्रवासी साहित्य के ऊपर काफी काम कर रही हैं और आजकल विदेशों में शाकाहारी होना फैशनेबल माना जा रहा है। प्रमुखतः विश्वविद्यालयों में लोग शाकाहार भोजन को अपना रहे हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा के तत्व जैसे ध्यान और प्राचीन दार्शनिक विचार विश्व भर में लोकप्रिय हो रहे हैं। आज योग और ध्यान की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नयन में महती भूमिका का पूरा विश्व मान्यता दे रहा है। पिछले 6 वर्षों से विश्व भर में योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। ध्यान के कई प्रकार हैं, जिसका अभ्यास विश्व में प्रत्येक देश में किया जाता है। एक पे योग विचार बस। प्राचीन भारतीय सनातन ज्ञान परंपरा काफी विस्तृत है और इसका उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को समाहित करते हुए व्यक्ति का संपूर्ण विकास करना है। इस परंपरा में संपूर्ण मानव जाति के कल्याण की कल्पना की गई है, तभी तो इसमें वसुधैव कुटुंबकम और सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की भावना का संदेश दिया है। जब विश्व का अधिकांश अज्ञानता के अंधकार में डूबा था, भारत विश्व भर में ज्ञान की ज्योति का प्रसार कर रहा था। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में विज्ञान का भी उल्लेखनीय विकास हुआ है और आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त जैसे गणितज्ञों ने अंक गणित और बीज गणित और ज्योति में ये उल्लेखनीय खोज की। सौर मंडल में सूर्य केंद्रित मंडल पर आर्यभट्ट का ज्ञान अपने समय से सदियों आगे रहा। अब मैं आपको ये कहूँ कि कोरोना के समय में जब भारतीय जीवन पद्धति का अभ्यास वैज्ञानिकों ने सर्वोपरि बताया, जैसे कि हाथ मिलाने की जगह हाथ जोड़कर नमस्कार करना और खाने से पहले हाथ धोना, क्योंकि पाश्चात्य सभ्यता में खाने से पहले हाथ धोने का रिवाज नहीं है और खाना खाने के बाद भी हाथ धोने का रिवाज नहीं है। लेकिन कोरोना ने सिखा दिया सबको कि ये आवश्यक है और ये भारतीयता की पहचान है। एक दूसरे का जूता नहीं खाना, जूते घर में नहीं लाना इत्यादि। भारत विश्व गुरु तो है, यूँ तो हमेशा से ही रहा है, लेकिन आज के भारत की प्रौद्योगिकी और आर्थिक स्थिति से आज उन्नति होने के कारण भारत को विदेशों में मान बढ़ा है। विश्व में किसी भी देश का काम भारत के बिना नहीं चल सकेगा। आज पूरे विश्व में भारतीय मूल के लोग नेशनल हेल्थ सर्विस, IT इंडस्ट्रीज एवं इंजीनियरिंग, होटल आदि में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। विश्व भर में प्रवासी हिंदी साहित्यकार अपने रचनात्मक लेखन के माध्यम से भारतीय ज्ञान एवं परंपरा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जो कि अति सराहनीय है। भारतीय ज्ञान परंपरा विभिन्न स्कूलों
और विचारधाराओं को समेटे हुए है, जैसे कि अद्वैत, वेदांत, सांख्य और मीमांसा। इसीलिए भारतीय ज्ञान परंपरा के महत्व को देखते हुए आधुनिक शिक्षा में जो भी नई शिक्षा नीति आई है उसमें शामिल किया गया है, जैसे कि वेदांत या योग शिक्षा, आयुर्वेद और योग को विश्व भर में अपनाया गया है, और जिससे कि स्वास्थ्य और मानसिक कल्याण के लिए मतलब नई दृष्टिकोण बन रही है। भारतीय ज्ञान परंपरा में पर्यावरण के प्रति जागरूकता और सामंजस्य का विचार भी महत्वपूर्ण है, जो कि अभी बताया कि नीम की बना के 9 दिन तक रोटी खाते हैं, इसका मालूम मुझे भी दिखा देंगे। और इसके जो बताया राजपीपल और बड़ के पेड़ के बारे में, जो वर्तमान समय में सतत विकास के इस प्रकार भारतीय ज्ञान परंपरा न केवल ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि आज की चुनौतियों का समाधान करने में भी सहायक हो सकती है, क्योंकि भारतीय ज्ञान परंपरा कोई नई विधा नहीं है और कोई नई खोज नहीं है, ये वर्षों से चलती है। जब से मैं सोचती जब से मानवता का विकास हुआ है, भारतीयता, भारतीय परंपरा तभी से चली आई है। और डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जी को मैं धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मैं इनकी फेसबुक पर देखती रहती हूँ कि कोई ना कोई अपना ये अपनी कोई ना कोई कार्यशाला, कोई ना कोई अपनी जो जनजाति है उनके बारे में और अपनी बहुत सारी सांस्कृतिक चीज़ें कराते रहते हैं। तो उसी में आज मैं आप लोगों के सामने हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं उज्जैन आई और आप लोगों से मेरा मिलने का मुझे अवसर मिला। बहुत धन्यवाद और प्रणाम, नमस्कार। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति जय वर्मा जी की, और समय का अभाव है, नहीं तो हम आपकी कविता भी सुनना चाहेंगे। एक छोटी सी कविता मैं चाहूंगा कि कर्तव्य होने से आह्वान करें। ये मैंने जब यहाँ आई थी 2013 की बात है, तब मैं यहाँ उज्जैन आई थी, आज मैं दूसरी बार आया। उसी समय मुझे महाराष्ट्र बोर्ड से फोन आया पूना से कि उन्होंने मेरी इस कविता को अपनी 10वीं कक्षा में रखा। तब से शुरुआत मेरी हुई यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जुड़ने की। ये है क्यों चाहूँ नया जन्म, क्यों चाहूँ मोक्ष। और मैं सोचती था एप्रोप्रिएट भी आज हम वही बात कर रहे हैं भारतीयता की और अपनी परंपराओं की। क्यों चाहूँ नया जन्म, क्यों चाहूँ मोक्ष। अगला जन्म मैंने देखा नहीं, पूर्व जन्म मुझे याद नहीं, देख ली प्यार की दास्तान नहीं, स्वर्ग नर्क दोनों है धरा पर ही। उमंग दिलों में चहु दिशा देखी, पर उत्सव नव चेतना देखी, वसंत ऋतु में अंकुरित धरा देखी, मन के आंगन में नृत वर्षा देखी, रिश्तों को सार्थक होते देखा, रिश्तों को सार्थक होते देखा, श्रद्धा श्रद्धे का सिद्धांत देखा, भोर में सुनहरे रंगों को देखा, सूर्य चंद्र एवं तारों को एक संग देखा, जीवन का सुख नैनों में देखा, बांसुरी की धुन में स्पर्श देखा, मझधार की तरंगों में झूलते देखा, अंधेरी गलियों में आशा का एक दीप देखा, फिर क्यों चाहूँ नया जन्म, क्यों चाहूँ मोक्ष। बहुत धन्यवाद, आपने अत्यंत मार्मिक शब्दों में जीवन के सार को सुनाया। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमती जय वर्मा। अब कृतज्ञता ज्ञापन के लिए हम आमंत्रित करते हैं अक्षर वार्ता समाचार पत्र के सह संपादक डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्र जी। धन्यवाद सर। आज के प्रथम सत्र के सम्माननीय हमारे अतिथि सांसद महोदय उमेश नाथ जी महाराज साहब, विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति जी प्रोफेसर अर्पण भारद्वाज जी, यूके से पधारी श्रीमती जय वर्मा जी, डॉक्टर हरीश व्यास जी, डॉक्टर रमन सोलंकी साहब, हमारे ये सम्मानीय अतिथि, कुछ अतिथि अभी विराजमान हैं, कुछ अतिथि हमारे बीच से चले गए हैं। सामने विराजमान सभी प्रोफेसरगण, स्टूडेंट्स, इस प्रथम सत्र में हम अतिथि सम्मान के साथ अतिथि उद्बोधन, अवार्ड वितरण एवं 2 पुस्तकों का विमोचन किया है, और हम अगला सत्र में हमारे शोध पत्र पढ़े जाएंगे। तो इस प्रथम सत्र के समापन पर मैं सम्मानीय अतिथि और सामने विराजमान शोधार्थीगणों का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।
धन्यवाद। अब आप सभी भोजन के लिए आमंत्रित हैं। भोजन के उपरांत आधे घंटे के बाद हम पुनः अगले सत्र को आरंभ करेंगे। धन्यवाद। साथ में फेसबुक पे यूट्यूब पे चालू करेंगे।